शुक्रिया मानवेंद्र जी। मैं जगन्नाथ दुबे जी को बुलाना चाहूँगी। वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खैर अलीगढ़ में हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। जगन्नाथ दुबे। शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। बहुत संभव है कि मैं 10 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा और मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से मानवेंद्र जी ने शुरू की थी कि कथक की कोई बहुत जानकारी मुझे नहीं है। पर हाँ, जब मुझे ये पता चला कि रजा फाउंडेशन के इस मंच से बिरजू महाराज पर मुझे कुछ कहना है, मैं थोड़ी सी बात कहूं। मेरा जो परिचय हुआ कथक से, वो कथक से ना होकर के बल्कि कथिक से हुआ। और आप सब जानते हैं कि कथा कहे सो कथक कहावे या फिर कथिक कहावे। वो भी इस तरह से कि बचपन में ही मेरे बाबा जी मुझे कुछ कुछ नसीहतें देते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को कुछ कुछ बातें बताते हैं अपने क्षेत्र की, अपने आसपास के लोगों की। तो वो बता रहे थे कि एक उन्होंने जो है पद में कहा कि बैरगिया नाला जुलुम जोर, नौ कथिक नचावे 3 चोर, और जब तबला बोला धीन धीन, तब एक के ऊपर 3 वो ये बता रहे थे कि कैसे जो है समूह में अगर आप कुछ करते हैं तो बेहतर कर पाएंगे। तो वहां से कथिक, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कथिक क्या है, तो उन्होंने बताया। और जो लोग में जैसे कथक के बारे में कहा भी जाता है कि कथक मुगल दरबार का नृत्य है। आदरणीय रश्मि वाजपेयी जी बैठी हुई हैं और इन्होंने अपनी किताब में उस बात को कोट किया है कि वो सिर्फ मुगल दरबार का नहीं बल्कि नटवरी नृत्य और नृत्य के आदि रूप नटराज से उसको जो है जोड़ा है अपनी किताब में इन्होंने। तो जो दरबार है उसके बाहर जो नृत्य था उसकी तरफ वो इशारा भी, वहां से मुझे वो चीज समझ में आई। और दूसरी, महाराज जी को बनारस का रहने की वजह से ये लाभ भी मुझे हुआ कि महाराज जी को साक्षात कथक करते हुए देखने का भी अवसर मिला। तो एक तो वो चीजें थी। फिर दोबारा जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और जाहिर सी बात है कि उस देखे से या उस स्मृति से या बाद में जो यूट्यूब वगैरह पर देखा, उस सबके आधार पर ही मैं कथक पर कोई बढ़िया या जो भी बात मैं कहूंगा बढ़िया घटिया, वो बात नहीं कह सकता था। तो मैंने किताबों का सहारा लिया और उन किताबों में एक मनीषा कुलश्रेष्ठ की जो किताब है बिरजू लय नाम से जो है, उसके बाद 2 और किताबें रश्मि वाजपेयी जी की हैं। एक कथक प्रसंग जो उनकी संपादित किताब और संभवतः 1992-93 की है, और दूसरी अभी हाल फिलहाल में आई है कथक वितान, कथक की तथाकथा। ये 3 किताबें मेरे जानकारी का, मेरे ज्ञान का, मेरी समझदारी का आधार बनी। उस आधार के क्रम में जब महाराज जी के ऊपर बात हो रही है या कथक पर बात हो रही है, और जाहिर सी बात है आप सब ये बात जानते मानते होंगे कि कथक और महाराज जी अलग नहीं है, वो एक जैसा हो गया है। माने कथक का मतलब हमारे समय में बिरजू महाराज और महाराज का मतलब कथक। ये क्यों कर हुआ, इस पर चर्चा मैं आगे करूंगा। महाराज जी का महत्व क्या है, और ये कथक में जो कथक दरबार का एक नृत्य था जिसमें श्रृंगार भाव प्रधान था, उससे पहले जब वो मंदिरों में था तो उसमें आध्यात्मिक चेतना थी, और वो आध्यात्म था यानी कि जो भक्त था वो ईश्वर का नाम लेते हुए उनका स्मरण करता था, और वो कथक करते हुए ऐसा कर रहा था। जब वो दरबारों में आया तो उसमें श्रृंगारिकता हावी हो गई। उस श्रृंगारिकता को इहलौकिक जगत पर लाकर और जितने सारे संदर्भों को कथक में समाहित किया, और मुझे तो लगता है, तो वहीं से ये बात मैं कोट कर रहा हूं जो लय के बारे में महाराज जी की है। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। ये मनीषा जी की किताब से कोट है। घसियारा तक जब घास काटता है, घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है, फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा सी गड़बड़ी हुई कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। अगर नर्तक को सुर और ताल की समझ है तो वह जान जाएगा कि लहरा ठीक नहीं है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। लय हम नर्तकों के लिए देवता है। और नृत्य के बारे में इन्होंने कहा कि मुझे तो संपूर्ण सृष्टि नाचती हुई दिखती है। मैं जहां भी जिसको भी देखता हूं
वो एक खास तरह का जो है नृत्य करता हुआ दिख रहा है। अब आप यहां से ये देखने की कोशिश कीजिए, जब महाराज ये बात कर रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि नृत्यमय है, नाचती हुई है, तो मानवेंद्र जी की उस सवाल का भी यहाँ जवाब है कि समकालीन हिंदी कविता को भी कथक में किया जा सकता है। बल्कि रश्मि वाजपेयी जी ने अपनी उस किताब दूसरा जो आपका सवाल था कि हिंदी के लोगों ने नहीं लिखा है, इस पूरी किताब में एक चैप्टर है जो नृत्य और कविता को केंद्र में रख करके लिखा है इन्होंने। मेरा सवाल ये नहीं तो उस संदर्भ से मैं ये कहना चाहता हूं कि नृत्य और कविता के अंतर संबंधों को, और महाराज जी के साथ जिन लोगों ने वो नाट्य रूपांतरण किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता जैसे लोग थे, तो वो दौर भी था। और आप सब जानते हैं कि महाराज जी को दिल्ली लाने में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये कम लोग जानते होंगे और जिसकी चर्चा महाराज जी ने की है अपने तमाम साक्षात्कारों में, वाजपेयी जी ने ही जो साक्षात्कार लिया है उसमें वो बता रहे हैं, जब इन्होंने कहा एक छोटा सा सवाल कि अपने बारे में कुछ बताइए, और उस पर मुझे लगता है कम से कम 20 मिनट तक महाराज जी लगातार बोलते रहे होंगे। वो लगभग 7-8 पृष्ठों में दर्ज हुआ है। और वहां वो बताते हैं कि जब मैं 8 साल का था मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अभी 10वां नहीं हुआ है, मैंने 2 प्रस्तुतियां की और उनका मुझे 500 रुपये पारिश्रमिक मिला। उस पारिश्रमिक से मेरे पिताजी का 10वां हुआ। ऐसे घोर अभावपूर्ण जीवन को जीने वाला व्यक्ति जब दिल्ली आता है, और जोशी मैडम का नाम मैं मिस कर रहा हूं, वो थी निर्मला जोशी जी, कपिला वात्स्यायन जी, या दूसरे तमाम सारे लोग, क्योंकि वो उस समय जो शासन सत्ता पर लोग थे वो ऐसे लोग नहीं थे जिनका कलाओं से कोई संबंध नहीं था, कोई मतलब नहीं था। पंडित जी कलाओं को जितना महत्व देते थे, जितना प्रश्रय देते थे, आप सब निराला जी से लेकर तमाम सारे संदर्भों को जानते होंगे। तो उन संदर्भों से जब आप देखेंगे तो एक पूरा परिवेश, एक पूरा माहौल मिला। हालांकि वह माहौल भी बाद के दिनों में कैसे खराब हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है, मनीषा जी की किताब में वह दर्ज है कि महाराज जी की प्रस्तुतियों को खोजने के लिए जब वो संगीत नाटक अकादमी और तमाम सारी अकादमियों में जाती हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है, कुछ भी उन्हें नहीं मिला। बहुत मुश्किल से 2-4 प्रस्तुतियां मिली जो ठीक ढंग से देखी नहीं जा सकती थी, समझी नहीं जा सकती थी। बावजूद इसके, और दूसरा संदर्भ जो दूसरी बात जो परिवर्तन किया, जिसे जो विषय हम लोगों को दिया गया था निरंतरता और परिवर्तन की बात, तो कथक की जो अपनी एक परंपरा थी जिसमें श्रृंगार था, जिसमें भक्ति थी, और आचार्य बृहस्पति ने कथक का एक अर्थ यह भी बताया है कि एक अकेला नट जो करता है वह कथक है, यानी कथक अकेले किया जाता है। महाराज जी से पहले मैडम मेनका और दूसरे तमाम लोगों ने वो शुरुआत की थी कि कथक को समूह में करना शुरू किया और नृत्य नाटिकाएं लिखी गई। तमाम सारी नृत्य नाटिकाएं मैडम मेनका ने भी खेली, बैले पर जो है वो कथक हुआ, लेकिन उसका व्यापक प्रयोग और जिसे कहते हैं ना संपूर्ण सृष्टि को जब कोई नृत्य में देखता है और उस चीज को जब वो व्यक्त करता है तो आप देखेंगे कि एक से एक, मैंने जो कथक की शास्त्रीय परंपरा या कह लीजिए कि जो दरबारी परंपरा थी, उस दरबारी परंपरा को तो इन्होंने निभाया ही, उसके साथ जो नए प्रयोग किए उन प्रयोगों में से मैंने कई लिखे हैं। जैसे बहुत सारी तिहाइयां इन्होंने बनाई, दोस्तों की चुहलबाजी, चिड़िया की छलांग, चूजों को दाना चुगाती हुई चिड़िया, बचपन की डांट फटकार, सांप, हिरण की चाल, तो ये सारा जो ये तिहाइयां जो है ये पहले आपको कथक में नहीं मिलेंगी। कथक का अपना एक जो ढांचा था उस ढांचे पे ये फिट नहीं बैठती थी। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य के तमाम सारे नाटकों को कथक में व्यक्त किया, जैसे भवभूत के मालती माधव को, कालिदास के कुमार संभव को, टैगोर की कहानी पर दलिया नाम से कथक डालिया नाम से कथक खेला, गीतापदेश और कृष्णायन का गालिब के जीवन पर आधारित होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, ये सब। तो ये ऐसी प्रस्तुतियां हैं महाराज जी की, एक पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास जिसमें और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारा कुछ करते हुए
कथक में जो परिवर्तन कर रहे थे उस परिवर्तन को आगे आने वाले जो कथक के मर्मज्ञ हैं, कथक के जानकार लोग हैं, कथक पर काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरह से करेंगे, उससे कथक का आगे का जो है स्वरूप बनेगा, विकसित होगा। बहुत सारी बातें मेरे मन में अभी छूट गई हैं उस दौरान की, जब महाराज जी अपने युवावस्था में थे, और जब, क्योंकि कहा जाता है कि महाराज जी विलंबित करने में जो है इन्हें परेशानी होती थी। यह भी बात मनीषा जी ने ही अपनी किताब में दर्ज की है और उस पर उन्होंने ऐतराज जताया है कि मध्य लय को तो बहुत बेहतर तरीके से करते थे, पर विलंबित करने में थोड़ी मुश्किल थी। जबकि मैंने जितनी मेरी समझ है कथक को देखने की, उस समझ के आधार पर मुझे ये लगा कि नहीं, जो भी महाराज जी कथक कर, बनारस में तो बनारस के दर्शकों के बारे में, श्रोताओं के बारे में जो जानते हैं कि भाई अगर बहुत अच्छा हुआ तो बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया, और जरा सा भी अगर खराब हुआ तो ऐसी हूटिंग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैंने जब जब महाराज जी को संकट मोचन में बीएचयू के सभागार में, संभवतः 2017 में एक कार्यक्रम था, उसमें जो महाराज जी की प्रस्तुति हुई थी वो तो अद्भुत थी। तो तमाम सारी ऐसी प्रस्तुतियों को देखते हुए, सुनते हुए महाराज जी को और कथक के बारे में हमने जो बातें जानी समझी थी, शायद मेरा वक्त भी पूरा हो गया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेहा नरूका जी को बुलाना चाहती हूँ। ये ग्वालियर से आई हैं और वर्तमान में माधवराव सिंधिया महाविद्यालय कोलारस में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार। वैसे तो मैं संगीत की नगरी ग्वालियर से हूँ, पर बस वही मेरी भी कथा है जो दो लोगों ने कही कि संगीत और नृत्य के बारे में महसूस तो कर सकती हूँ, पर शब्द में शायद ना उतना दे पाऊँ। और जितना मैंने कुछ पढ़ा है जब फाउंडेशन के इस बुलावे के बाद, तो उसमें मैंने जो कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, उसमें दोहराव का शिकार मैं भी हुई होंगी, तो वैसे ही है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि मैंने सोचा कि मैं कथक को जानूं कि वो है क्या, तब मैं आऊँ महाराज जी पे। तो कथक को जानने में फिर मुझे लगा कि मेरी जो डांस की समझ है शायद वो भी कुछ गड़बड़ है, तो वो डांस की जो मेरी समझ है उसको ठीक करती हूँ। तो मैंने शब्द को पलट के देखे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डांस का जो मुझे अर्थ मिला, तो उसमें था कि डांस का मतलब है संगीत की लय पर पंक्तिबद्ध घूमना, नाचना, नृत्य करना, उछल कूद करते हुए नाचना या उछल कूद करना। पर फिर मुझे लगा कि क्या हिंदी शब्द नृत्य का, अंग्रेजी शब्द डांस का जो अर्थ है क्या वो समानार्थी हैं? तो ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, एकदम समानार्थी नहीं है। नृत्य केवल शुद्ध नाच नहीं है, नृत्य में नृत्य है, नाटक का समन्वय है, इसमें भाव है, अभिनय है, कविता है, कथा है और नाच भी है, जिसकी डांस के संदर्भ में बात होती है। तो नृत्य क्या है? नृत्य शुद्ध नाच है और डांस का समानार्थी शब्द है। तो सबसे पहले हमारे जो ये बेसिक समझ है उसको हमें बनाने की ज़रूरत है कि नृत्य और डांस दोनों एकदम डिफरेंट है, और यहीं से एक अंतर बनता है डांस में और जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जो परंपरा है, जो हमारे क्लासिकल 7 नृत्य हैं, उसमें है एक जो हमारा नृत्य कथक। तो कथक का जो शाब्दिक अर्थ है कि कथा कहने वाला, और खासकर जो कथा नाचते हुए कथा कहने वाला कथक कहलाया। तो महाराज जी जिस घराने से है, लखनऊ घराना, तो उसको बड़ा कोमल और सौंदर्य प्रधान माना गया है। और एक कथा है जो मेरी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की पुस्तक में बड़ी छोटे सा तो वो मैं सुनाना चाहूँगी कि आपके जो बाबा थे वो उन्होंने लिखा कि बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। तो उन्होंने क्या किया, जिद में आकर, एक महिला थी, बिगनबी नाम था उनका, बड़ी बदसूरत थी, मोटी और काली, और उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो उन्होंने जिद में आके उनको कथक सिखाया, और कथक सीखने के बाद जब उन्होंने नृत्य किया तो उनकी जो बदसूरती थी वो एकदम गायब हो गई। तो ये इससे पता चलता है कि डांस क्या है, कथक क्या है, नृत्य क्या है, वो इंसान को खूबसूरत बना देता है। आज इस समाज में जिस खूबसूरती की हम कमी महसूस करते हैं, वो खूबसूरती हमें
मिल सकती है अगर हम कलाओं को समझें, उनकी जो लय है उसको जीवन में महसूस करें, जो एकदम गायब सी है। आपके जो समकालीन थे उन्होंने कथक को शौकिया तौर पे अपनाया होगा, पर आपको कथक एक विरासत, एक परंपरा में मिला और आज आप 300 साल पुरानी कथक की जो परंपरा है उसके वाहक हैं, उसके ट्रेंड सेटर हैं। आपने अपने पिता से सीखा, अपने चाचाओं से सीखा और अपने समकालीनों से सीखा, अपने शिष्यों जो आप में मौजूद हैं उनसे सीखा। और कहते हैं कि जो सीखने की जो ललक थी उसने आपको कथक का दूसरा नाम बना दिया, मतलब आपका नाम ही हो गया कथक। तो आज एक आम जो लोग हैं जो फिल्मों से नृत्य सीखते, जैसे मैं ऐसे ही हूँ, मेरा भी कि मैंने जो डांस के बारे में थोड़ी बहुत समझ बनाई थी इससे पहले, तो मेरी वो फिल्में या यूट्यूब या वीडियो उस तरह देख के बनी थी। तो आपने एक नाहिद सिद्दीकी जी को एक इंटरव्यू दिया था, तो आपने कहा उसमें हमें तो आज भी हमसे बेहतर कोई कथक का जानकार मिले तो उसे उस्ताद बना लें। तो देखिए आप, ये हम मिस कर रहे हैं, आज के समय में हम ये मिस कर रहे हैं, सीखने की ललक को हम मिस कर रहे हैं। और आप जो प्रयोग धर्मता वाली बात तमाम दूसरे लोगों ने कही कि आधुनिक समझ का कितनी ज़रूरत है, और प्रतिभा से कथक को आपने नए एक आयाम दिए। जिस पुस्तक का मैं जिक्र कर रही थी उन्होंने मनीषा जी ने कथक का जो प्रभावमान था उसका बड़ा अच्छा और सुंदर सा अर्थ दिया है। उन्होंने बताया कि निरंतर पोषित, प्रदूषित, फिर छनना और फिर स्वच्छ होना और आगे बढ़ना। तो एक ये इसमें आपका पूरा एक अर्थ व्यंजित हो रहा है इस शब्दों में कि क्या है, कैसी परंपरा होनी चाहिए या कैसी है। और आपके मैंने जब मुझे पता चला तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे और जितना मुझे उपलब्ध हो सका मैं उनका भी मैंने पढ़ा, तो वो सब देखा। तो मैंने एक चीज़ देखी कि आप में इतनी सरलता है कि जैसे मुझ जैसे लोगों को जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, लय, यतियाँ, ताल और उसकी मात्राओं को आपने इतने आम भाषा में इतने सरल उदाहरणों से समझाया कि जिससे एक रुचि पैदा होती है आज के समय में। जैसे आज का समय है तेज भागम भाग का, तेज स्पीड का, मतलब किसी के पास ठहरने का वक्त नहीं है। तो कथक को आपको सीखना है तो आपको समय चाहिए, आपको रुकना पड़ेगा, रुक के ही आप सीख सकते हो। तो उसमें एक रुचि जागृत हुई मेरी, और मैं इसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं इस पर काफ़ी काम करूँगी। आपके जो व्यक्तित्व में मैंने देखा कि उसमें विनम्रता बड़ी कूट कूट के पड़ी है, जिज्ञासा है जानने की, बोध है और क्रिएटिविटी तो है ही, और इससे सब कुछ में बहुत परंपरा भी है और बहुत नवीनता भी है। और जैसे आमद है, टुकड़े तोड़े, परण, तत्कार, गत निकास, गत भाव, ठुमरी, तराना, इन शब्दों के मुझे अर्थ ढूंढने पड़े क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे पढ़ने में, और मैं अभी भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई हूँ, और ये संभव भी नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के 70 वर्ष समर्पित कर देता है और आप 10 दिन में या 5 दिन में जानना चाहेंगे तो ये कैसे संभव है? तो संभव ही नहीं है। जैसे स्पीड और टाइम का जो समन्वय है उसको कहते हैं, हम लय कहते हैं, और इस लय को हम काव्य शास्त्र में भी पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत जगह पढ़ा इस बात को, लोगों ने इसको कहा कि आप इसके सम्राट हैं लय में, आप मास्टर हैं लय के, आपका पद संचालन, आपका हस्तक, अंग विक्षेप, सब कुछ जैसे किसी लय को साकार करने में जुट जाता है। उनकी लय की दक्षता, आपकी लय की दक्षता मात्राओं और यतियों की परिशुद्धता से बहुत परे है, किसी वर्णिक की तरह 5 छटांग की गिनती से नहीं बढ़ती, 2 क्रियाओं के मध्य का मौन और एक सार अंतराल के तौर पर परिभाषित नहीं होती, वह सहज पैटर्न बनाती है, कभी मध्य, कभी मध्य तो कभी द्रुत में। और यह सब प्रयास नहीं है, यह लय का शरीर के नर्वस सिस्टम में बसने जैसा है, रिफ्लेक्शन जैसा। लय का संकेत पर मस्तिष्क में आया और पैरों में उतरा। आप लय के अनंत रूपों के स्वयं धारक हैं। लय को आपने देह देने का अद्भुत प्रयास किया है। आपका एक सामूहिक बैले है लय परिक्रमा, जिसमें आपने प्रकृति के हर अवयव को लयबद्ध
नृत्य रक्त दिखाया है। धरती, पेड़, पंछी, नदी, तारे, ग्रह, नक्षत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड एक लय में नाच ही तो रहा है। आपने एशियाड 82 में खेलों पर नृत्य नाटिका बनाई, नृत्य केली, और फिर फाइल कथा है, लोहे के टुकड़े की आत्मकथा। यही तो है समकालीन कथक को समकालीन जो कविता से या समकालीन परंपरा से, विचारधारा की जो परंपरा से कैसे जोड़ा। तो नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से आपने आधुनिक भावों, विचारों और व्यवहारों की भी कथा कहने की कोशिश की। अब देखो, कोशिश की जाती है और कोशिश क्यों नहीं पहुंचती, उसके पीछे जो मुझे कारण दिखता है वो ये दिखता है कि जो नृत्य करते हैं वो पढ़ते नहीं, और जो कविता लिखते हैं या लिखते हैं वो नृत्य नहीं देखते। तो कैसे बनेगी कोशिश, कैसे परंपरा विकसित होगी। आपने नृत्य कला में मूर्त के साथ अमूर्त का भी विस्तार किया है, क्योंकि नृत्य को मूर्त कला के अंतर्गत ज़्यादा रखा जाता है। तो ये भी तो एक विस्तार है कि ये आपने जोड़ने की कोशिश की है उसको, और आप बहुत बार सफल भी रहे। थैंक यू। सॉरी। किसी भी कोई एक सच्चा कलाकार है, उसके लिए जो विधा है वो होती है आकाश की तरह, चारों तरफ, मतलब उसका कोई ओर और छोर नहीं। तो वो हर जगह से लेता है मूर्त और अमूर्त भावों को। जैसे अगर कोई सितार बजा रहा है तो सितार उसके दिमाग में पहुंचेगा, फिर उसके मन में, और फिर उसके पैर में। ऐसा ही होता है एक कवि के साथ, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है कविता का है, तो वो स्वाभाविक है उसकी बात भी निकल जाएगी। तो कभी भी ऐसे ही कुछ सुनता है तो उस शब्द बनते हैं, और वो शब्द उसके जो कागज पे आते हैं तो उसमें भी संगीत बजने लगता है। हो सकता है कि वो सितार वो इस तरह से ले कि उसकी कविता में, उसके जो जिसमें उसने कागज पे लिखा उसमें वो बजने लगे। तो ये क्या है, यही है लय, ये कला का मूल है। यही लय सभी अमूर्त कलाओं में दिखती और महसूस होती है। यही लय जीवन को सुंदर, सरल और आनंदमयी बनाती है। लय ही तो है, लय ही है जो पैरों से निकल रही है, घुंघरुओं से निकल रही है, जैसे सितार से निकलती है उसी तरह की। पैरों से निकली यही संगीतमय लय सितार की तिहाइयों में चली गई, तबले में चली गई, और पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ जा सकती थी वहाँ वहाँ चली गई। लय का मिलना है समस्त कला रूपों का एक हो जाना। जैसे सारा ज्ञान एक बिंदु पर एक मिल जाता है, उसी तरह का ज्ञान के इस बिंदु पर मनुष्य करुणा रस का सागर पाता है अपने भीतर। आज जो हम ये समय देख रहे हैं सांप्रदायिक, घोर अमानवीय, घोर प्रकृति विरोधी, तो इस समय में हम इसी लय को, इसी करुणा को भूल रहे हैं, और आज ज़रूरत है कि हम इस लय को बचा पाएँ, इस करुणा को बचा पाएँ। हिंदी के दो कवि का जो मुझे मिला है पढ़ने को, कि नरेश मेहता जी और सर्वेश्वर सक्सेना जी ने कविता को कथक से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश की थी। पर आज के समय में ये कोशिश बहुत कम हुई है, क्योंकि हम सभी लोग एक अपना एक एरिया बना लिया, उसमें कैद हो गए हैं। हम उससे आगे कुछ देखना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं तो उसका एक नुकसान ये होता है कि हम दोहराव के शिकार हो जाते हैं, और आज यही हो रहा है कि हमारी जो कला विधाएं हैं वो इस दोहराव का शिकार हो रही हैं, चाहे वो कविता हो या नृत्य हो या संगीत हो या तमाम अन्य विधाएं। और इस दोहराव को तोड़ने और नए विकल्प खड़ा करने की रजा फाउंडेशन की इस कोशिश को मैं बहुत सलाम करती हूँ, और बहुत अच्छी कोशिश है। शायद कुछ बात निकल के आए कि आज 2 दिन से जो हमारा एक कार्यक्रम चला, तो इसमें हम जैसे लिखने वाले जो सिर्फ कविताएं या लेख या तमाम ऐसी चीज़ें लिखते हैं, राजनीतिक या तमाम जो आधुनिक विमर्श हैं उन पे बात करते हैं। आज कलाकारों पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम नर्तकों को, फिल्मकारों को, चित्रकारों को, गायकों पर बातचीत कर रहे हैं, और उन्हें और उनके संघर्ष को समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से निश्चित रूप से कुछ एक नई बात निकल के आएगी। और मैंने इस सब कुछ ये पढ़ते हुए मैंने कविता को और शायद मैंने और ज़्यादा जाना है, और नृत्य को भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु शर्मा।
ये रांची से आए हैं और बिरसा कॉलेज खूंटी में पढ़ाते हैं। आइए सुधांशु जी। नमस्कार। आने वाला 10 मिनट मुझे दिया गया है, तो मैं कल से एक बात कहना चाह रहा था, मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं अभी कहता हूँ। कल सर ने बताया कि रजा साहब जो हैं वो युवाओं के पेंटिंग्स खरीदते थे। किसी की तारीफ करना ठीक है, अच्छी बात है, पेंटिंग खरीद लेना, उसको प्रमोट करना ठीक है, तो उस पेंटर को पता ही नहीं है कि उसकी पेंटिंग रजा साहब ने खरीदी है। रजा साहब आपसे इश्क हो गया, ऐसा मतलब मुझे कोई मिला ही नहीं। तो एक तो जिम्मेदारी वहाँ मुझे एहसास हुआ उस जिम्मेदारी का कि अगर यहाँ बुलाया गया है तो काम अच्छे से करके आना चाहिए, या नेक्स्ट टाइम कभी आए तो करें। दूसरी जिम्मेदारी, जिन पर बोलना है वो हमारे सामने है, तो ऐसे में कोई ऐसी बात जो शायद रिलेटेड ना हो या मुझे कम जानकारी हो और उसमें एग्जरेट कर दूं, तो यहाँ पे दो जिम्मेदारी बनती है। खैर, ये जो 7 सप्तक हैं, ये जो सप्तक हैं, 7 लोग हैं, इन्हीं पर बात क्यों हो रही है 2 दिनों से? या फिर ये इतने महान कैसे हैं? जैसे सर ने महान का बताया था ना, महान और अच्छा में क्या अंतर है। तो इस महान बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें उस युग का बहुत बड़ा महत्व है। उस युग में जब कई देश आज़ाद हो रहे थे, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, अपनी कलाओं के माध्यम से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी, उस दौर ने इनको बढ़ने में, इनके उभार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उससे राजनीतिक तौर पे नेहरू युग कह सकते हैं, जिन्होंने, जिस समय ने, जिस समाज ने हमें ये 7 लोगों को दिया। क्योंकि हबीब भी या स्वामीनाथन भी ये क्या कर रहे थे? दरअसल ये सारे लोग जो महान हैं, ये खोज कर रहे थे। चाहे सर हो, अगर कथक कर रहे थे तो वो कथक का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो कथक को खोज रहे थे। हबीब तनवीर अगर रंगमंच को जनमंच में बदल रहे थे, तो वो रंगमंच में कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, वो रंगमंच को खोज रहे थे। या रजा साहब में थे तो वो भी भारत की चीज़ों को वो ढूंढ रहे थे। तो ये जो ललक थी, खोजने की जो चाह थी, वो अब नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी हमारे सामने ऐसे लोग नहीं हैं जिसको हम ऐसे बता पाते हैं या जिनका हम उदाहरण दे पाते हैं। वो ढूंढने की ललक जो इन लोगों में थी। बहरहाल बात करते हैं सर पे। जैसा कि मैम ने कहा कि नाम नहीं लेना, तो मैं सर कहता हूँ। उनका एक स्टेटमेंट है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। वो कहते हैं कि हमारे गुरुजन कहते थे कि पलटो तो बिजली बन जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो तब तस्वीर बन जाओ। वो ठहराव, वो सौंदर्य हमने देखा है, सीखा है, हर बारीकी को समझा है, और उसी बारीकी से बनता है सौंदर्य। सौंदर्य, छोटी छोटी कड़ियां मिलकर बड़े चेन का निर्माण करती हैं। कला के क्षेत्र में भी छोटी सूक्ष्म चीजें बृहद का सृजन करती हैं। जैसा कि लॉन्जाइनस ने कहा है कि हर वो चीज जो लोगों को आनंद देती है, वही सौंदर्य है। तो जो महाराज जिस सौंदर्य की बात करते हैं, कि जो सौंदर्य है, जो स्टेटमेंट में कहा गया है, वो उसका सीधा सीधा संबंध आनंद से है। यानी कि आनंद ही सौंदर्य का पर्याय है। जब महाराज कोई नृत्य करते हैं या उनका कोई प्रदर्शन होता है, तो सभी लोग आनंदित होते हैं, वही सौंदर्य है। या जैसे जब ये सर सम पर आते हैं या थाट लेते हैं, तो एक कलात्मक, अद्वितीय, एक विशिष्ट सौंदर्य परक शैली विकसित होती है, दृश्य विधान उत्पन्न होता है हमारे सामने। उनकी मुद्राएं, किसी कोण पर खड़ा होना या कथक की किसी मुद्रा को लेना, ऐसा नहीं लगता है कि सर कथक की मुद्राओं को ले रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो जो मुद्राएं हैं वो इनको आकार दे रही हैं, जैसे इन्हीं के लिए बनी है वो। यही कारण है कि ये कथक के पर्याय बन गए हैं।
ऐसे हम किसी और अन्य विधा में नहीं देखते हैं कि अगर हम भरतनाट्यम बोले तो आपके जहन पे कई नाम आ जाएंगे, अभिनय बोले तो कई नाम आ जाएंगे, पर कथक बोलने से सिर्फ एक ही नाम आता है। उसका यही कारण है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर इसकी कोई घटनाक्रम की तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो ठीक वैसे ही हुआ होगा जैसे आसाध्य वीणा में प्रेमवत जब वीणा बजाने जाता है, एक अस्पर्श छुअन के साथ तार को छूता है। संभव है कि सर ने भी जब पहली बार घुंघरू को छुआ होगा तो वैसे ही छुआ होगा, जब वो पहने होंगे तो वैसे ही पहने होंगे। तभी तो घुंघरू जब बजता है तो ठीक वैसे ही बजता है। जैसे वीणा बजा था तो हर लोगों को अलग अलग ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। सर जब कोई प्रदर्शन करते हैं या कोई जब नृत्य करते हैं तो सभा में बैठे सभी लोगों के घुंघरू की आवाज अलग अलग ही आती होगी, क्योंकि सभी को आनंद आ रहा है, सबकी आनंद की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन सबको आ रहा है। ठीक वैसे ही होगा। सर का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो सर ने कहा था कि जब मैं तैयार होता हूँ, स्टेज पर जाता हूँ, परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ कि अब मैं नहीं नाचूंगा, तुम नाचो। अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि जब महाराज नाचते हैं तो लगता है नृत्य का देवता स्वयं आके नाच रहा हो, चाहे उनके पैरों की थाप हो। अच्छा, पैरों की थाप, जैसे फ्लेमेंको में क्या है कि पैरों की थाप ठक 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 आवाज से वो नृत्य समझ में आ जाता है। कथक में वो चीज अलग है। कथक में पैरों की थाप सुनाई नहीं पड़ती है, थाप होता है, सुनाई नहीं पड़ता, वो महसूस होता है। हालांकि घुंघरू से वो आवाज दब जाती होगी, अलग बात है। खैर, कथक अपने आप में कविता की तरह है, उसमें चित्र भी है, संगीत भी है, ताल और लय एक बारगी से उसे विशिष्ट बना देती है। अच्छा, महाराज को कविताओं की भी समझ है और संगीत की भी। ऐसे में होता क्या है कि उनका जो नृत्य है वो विशिष्ट शैली से संपृक्त होकर एक नई चीज हमारे सामने लाता है। कथक में दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि सर ने क्या बढ़ाया है। जैसे कथक को आंगिक सुंदरता देने में, आंगिक सुंदरता प्रदान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कथक में जो ताल होता है उसे बजाया नहीं जाता बल्कि नाचा जाता है। इनका सादा फुटवर्क देखिएगा आप, जो सिंपल होता है, और एक फुटवर्क होता है क्लिष्ट, जो कठिन होता है। जब ये दोनों करते हैं तो मेरे जैसा साधारण इंसान या आप लोगों में से बहुत लोगों को ये डिफरेंशिएट करना, अंतर करना कि कौन क्लिष्ट है और कौन साधारण, असंभव है। ये विशेषता महाराज की ही है, क्योंकि वो सायास है। जैसे सायास क्या हुआ कि मतलब एफर्ट नहीं कर रहे हैं आप, तो सामने वालों को पता नहीं चलता है। आमतौर पे जो नर्तक होता है या जो गायक होता है वो चाहता है कि जब वो कठिन चीजों को कर रहा है तो सामने वाले लोग समझे कि ये कठिन है। जैसे बीबॉइंग अगर कोई करता है तो बीबॉइंग करने से पहले वो जो विशिष्ट जो नृत्य होगा या स्टेप होगा उसको करने से पहले वो अटेंशन लोगों को लाना चाहेगा कि अटेंशन में आ जाओ, मैं कर रहा हूँ। सर की ये पद्धति बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो भाव सौंदर्य को समृद्ध करने में इनकी भूमिका है। ठुमरी गानों के साथ भाव करने वाला दृश्य हो या बालों की लटों से श्याम को बतलाना हो, इन दोनों चीजों में ये सारी चीजें मिलकर एक पोइटिक एलिमेंट बनती है इनकी। कल जो स्वामीनाथन पे बात हो रही थी तो आशीष भैया ने कहा था कि जो हल्दी की जो छाप लगती है दीवालों पे बहुत खूबसूरत नजर आता है। उसमें खूबसूरत क्या चीज है? जो थाप लगती है उसमें जो छिटक के जाता है, छोटी छोटी जो बूंदें होती है, छोटे छोटे जो दाग होते हैं, उसको वो खूबसूरत बनाते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को महाराज करते हैं, ऐसी ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिलाते हैं लोगों को। अभी क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जैसे कला अगर समय के साथ नहीं चलता है तो वह मृत प्राय हो जाएगा या उबाऊ हो जाएगा, हम बोर हो जाएंगे। सर ऐसा नहीं करते। सर उसके साथ चलते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। उसको कथक को शास्त्रीय रखते हुए भी वो कंटेम्प्रेरी चीजों को भी डालते हैं, उसे कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शास्त्रीय ही रहता है। फाइल कथा की बात हुई थी। फाइल कहने से क्या आपके जहन पे आता है? फाइल कहने से आता है ऑफिस। फाइल इधर से उधर जा रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, एक फाइल वहां से वहां जा रहा है। आप लोगों में किसी ने भी गौर किया
कि जब फाइल की बात होती है तो बगल में टाइपराइटर भी होता है, ठक 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 बजते रहता है। सर ने उसको अपने नृत्य में लाया, वही ठक ठक, फाइल वाली ठक ठक। ये अलग था, ये नया था। वो दृष्टि उन्हीं को हो सकती थी, हमारे जैसे लोगों को तो नहीं होती। और दूसरी चीज जो प्रयोग धर्मिता है इनकी, वो आधुनिक है और समसामयिक भी है। एडिटिंग में जैसे डांस कोई करता है, जैसे अगर आप नृत्य देखते हैं तो उसमें एक स्टेप होता है जिसमें जो नर्तक होता है या होती है वो ऐसे घूमता है सर्कल में। कई सालों के अभ्यास के बाद वो संभव हो पाता है। मुझसे तो नहीं होगा, 2-4 चक्कर के बाद मैं गिर जाऊं। ये कई मिनटों में कई चक्कर लगा लेते हैं। सर ने इस पे नया क्या किया, सर ने ये किया कि उसको उल्टा चक्कर लगा, रिवाइंड। कैन यू इमेजिन कैसे करते हैं, अद्भुत है। खैर, अब जैसे कल एक और बात मैंने सीखी, जैसे रजा साहब ने फ्रांस में सीखा कि हाउ टू पेंट, और इंडिया से सीखा कि व्हाट टू पेंट। तो जो महाराज ने भी हाउ टू डांस गुरुओं से सीखा, लेकिन व्हाट टू डांस ये उन्होंने भारतीय परंपरा से सीखा। उसमें से एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो मैं बताना चाहता हूं, वो है समन्वय का, नृत्य और संगीत के बीच समन्वय का, सुर और ताल के बीच समन्वय का, परंपरा और आधुनिकता के बीच के समन्वय का। ये समन्वय ही था। तब तो होरी धूम मचोरी जो नाम से नृत्य प्रसंग है, उसमें पद्माकर के पद हैं और बिंदादिन महाराज की ठुमरियों को मिलाकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के स्क्रिप्ट के साथ संगीत स्वयं दिया था उन्होंने, और ये प्रदर्शित के समन्वय ही था। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं तो मैं दोहराव नहीं करता हूँ, लेकिन एक जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इनका लेखन। पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उनके लेखन को नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरे अज़हन पे है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक लाइन है उनकी, मैं जंगल की लकड़ी नहीं कोई है मोल, अधर लपटी घनश्याम की भई बहुत अनमोल। बहुत प्यारी सी पंक्ति है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको एक देवदास की पंक्ति है, सुनिए। ददकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन जियर गयो धड़क धड़क धड़क। ढाई श्याम रोक लई औचक मुख चूम लई, सर से मुर चुनर गई सरक सरक सरक। ये गीत उसी समय का एक गीत है। सर से सरक गई मेरी चुनरी हो, दोनों गीत है। लेकिन अगर किसी की चुनरी सरकती है तो क्या वो सेलिब्रेट करेगी? वाओ ना। महाराज की जो नायिका है उसका जब जो चुनरी है उसको जो सरकता है तो वो धीरे धीरे सरकता है, सरक सरक सरक। सर एक इंटरव्यू में उसका पाठ कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि जब वो बोलते हैं सरक सरक सरक, उनकी भौहें जो है वो ऊपर उठती हैं। मैंने सोचा कि आखिर भौहें ऊपर क्यों उठ रही है, वो भी तो नीचे जाना चाहिए। पर जैसे होता है ना, जैसे अगर चुनरी सरक रही है तो जो नायिका है वो देखेगी ना, कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये जो ऊपर जाने की चीज है यही सूक्ष्म है। और वो जो छाप थी ना, जो खूबसूरत चीज थी हल्दी वाला, तो वही वो छोटी चीज है, वो एलिमेंट है जो इनको विशिष्ट बनाता है, बाकी लोगों से बहुत बड़ा बनाता है। थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूंगी जयश्री सिंह जी को। ये वर्तमान में मुंबई विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। कहानी लिखती हैं और कविताएं भी लिखती हैं। कहानी नहीं लिखती। आपने इसमें दिया कहानी। जी, सभी मित्रों को नमस्ते और महाराज जी को सादर प्रणाम। महाराज जी को मैंने इतना कभी नहीं जाना था जितना कि बीते 2 हफ्तों में जाना। जब तक किसी विषय में हम पूरी तरह से उतरते नहीं, तब तक उस विषय पर बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं होता। रंगमंच मेरे शोध का विषय रहा। मैंने उसमें जितने अध्याय लिखे, उन अध्यायों की
पूर्व पीठिका में एक एक नाटक के एक एक पात्रों को, एक एक भूमिका को न जाने कितनी बार जिया। हर पात्र को अपने भीतर उतारा, उनके संवादों में स्वयं को उतारा, एकांत में ही सही, पर जब मंचीय कला से पूरी तरह जुड़ पाई तब जाकर रंगमंच आलोचना पर कुछ लिख पाई। आज जब लिखने और बोलने के लिए नृत्य मुझे एक विषय के रूप में मिला, तब मैंने अपने को दोबारा उसी पैटर्न में ढाला। बीते 10-12 दिनों में अब तक न जाने कितनी बार घुंघरुओं की झनक को पढ़ने की कोशिश की, बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्हें समझने की कोशिश की। ता ता थई थई की थाप में अनगिनत थपेड़े खाए, तब जाकर महाराज जी की धा की ध्वनि को पकड़ पाई और तब जाकर यहाँ कुछ बोलने का आत्मविश्वास आया। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में जब हम एक वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। कथक में धा की जो ध्वनि है ये लगभग कुछ उसी तरह से आती है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि वहीं से उसमें गतिशीलता, एक निरंतरता आती है। आपके एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में मैंने सुना, आपने कहा कि समुंदर की लहरें जब किनारों से टकराती है तो उस टकराहट में आप उस धा को महसूस करते हैं और टकरा के वो फिर से लौटती है दोबारा धा के लिए। मैंने उसे पकड़ लिया, क्योंकि मैं समंदर के किनारे के शहर से हूँ। मैं कला, साहित्य और संस्कृति के शहर से हूँ। इस शहर में कला, साहित्य और संस्कृति का समन्वय है। संस्कृति, बाजार की भी संस्कृति है। हमारा शहर तो कॉरपोरेट की संस्कृति का भी शहर है, इसीलिए मैंने उसको संस्कृतियों का शहर कहा। वहाँ पे कई पारंपरिक और आधुनिक संस्कृतियों का संगम है। महाराज जी के कई साक्षात्कारों को सुन लेने के बाद मैंने समंदर के किनारे जाकर जब लहरों के नर्तन को देखा और बार बार उस ध्वनि को महसूस किया, तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि लाखों की भीड़ वाले हमारे स्टेशन, आपको पता ही होगा मुंबई में लोकल बहुत, आपको पता है कि लोग दौड़ते हैं और लोकल पकड़ लेते हैं। तो मुझे यूँ लगा महाराज जी आपके उस दृष्टिकोण से कि जैसे मेरे शहर का प्रत्येक व्यक्ति दौड़ कर आता है और लोकल की रॉड को जब पकड़ कर उसके फुटबोर्ड पर चढ़ जाता है तो धा हो जाता है। एक मैंने महसूस किया, मतलब आपके जरिए जो मुझे जो मेरी सोचने की जो क्षमता बढ़ी, इसी दृष्टिकोण के साथ मैंने देखा कि मेरा शहर निरंतर गतिशील है और वो निरंतर इसी धा को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। मेरा पूरा शहर उसी धा की लय में नाच रहा है। महाराज जी को पढ़ने के बाद मुझे अपने शहर को देखने की एक नई दृष्टि मिली और तब मैंने पाया कि नृत्य कोरा शिल्प, कोरी संवेदना नहीं है, वहाँ एक दृष्टि है, अपना एक दृष्टिकोण है। बस इसे समझने और साहित्य से जोड़कर देखने भर की देर है। बालपन में उनके पिताजी जब कहते थे, जो कि लोगों ने जो बात कही उसको मैं छोड़ देती हूँ, छोड़कर आगे बढ़ती हूँ। और बिरजू महाराज, माफ़ी चाहती हूँ, महाराज जी जब तबले पर थाप दिया करते तो पिताजी कहते थे कि बेटा लय में है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर में जो थका हुआ व्यक्ति है, काम से पूरी तरह से थक कर चूर, जब वो बसों और ट्रेनों में हैंडल पकड़ के जब वो झूलता है, कानों में ईयरफोन डाले, उस समय वो कहीं ना कहीं एक टारगेट का तनाव, एक रास्ता की ऊब और थकान के चरम क्षणों में होता है और ईयरफोन डाले कहीं ना कहीं वो संगीत की शरण में जाता है। अर्थात लय सभी में है। घड़ी के कांटों पर नाचने वाले शहर में भी रहने वाले व्यक्ति में लय है, बस आवश्यकता है उसे सही दिशा देने की, जैसे महाराज की माता जी ने उन्हें वो सही दिशा दी थी। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी लिखती हैं कि और माता जी के दिए उसी सीख पर जो शागिर्द बिरजू भैया हैं वो कथाकाचार्य बिरजू महाराज बन जाते हैं।
मनीष कृष्ण लिखती हैं कि क्या ये यात्रा इतनी आसान रही होगी कि एक 14 साल किशोर कथक नर्तक लखनऊ से दिल्ली लाया गया और एक दिन में वो अपने आप में एक परंपरा या एक घराना बन गया। उस ब्रजमोहन में एक संगमरमरी विनम्रता थी। पिता से मिली इस तालीम में वो तल्लीनता थी कि आओ गढ़ो मुझे जो भी मैं बन सकूं। अपने एक साक्षात्कार में वो कहते हैं कि आज भी जब मैं उंगलियों और गर्दन के ताल के साथ कथक के संपूर्ण सौंदर्य को साधने का प्रयास करता हूं तो उस दृष्टि में पंछी, पेड़, पौधे, संपूर्ण सृष्टि को एक ताल में नृत्य करता देखता हूं। जो बात बाकी भी मित्रों ने कही, इसलिए मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ती हूँ। स्पष्ट है कि बिरजू महाराज में कथक को एकल से समूह नृत्य के रूप में देखने की भाव दृष्टि थी। कथक में उन्हें महाराज के स्वरों की अनुभूति होती थी। उन्हें अक्सर यह लगता रहा कि नृत्य एकल तक सीमित नहीं है, इसमें एक समूह में पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है। जैसे पंछियों का झुंड एक भाव में, एक रस में, एक साथ एक विशेष आकृति में परिणित होकर उड़ान भरता है, पंछियों की उड़ान की उसी गति, उसी मति में महाराज जी अपने कलाकारों को देखना चाहते थे। स्वराज्य प्राप्ति के बाद जब छोटे छोटे कक्षों से निकलकर यह कला विशाल रंगमंच पर आई तो कथक ने एक नया आसमान, एक नई जमीन पाई। रंगमंच पर आने के बाद यह अनुभव किया जा सका कि कलाकार इसमें केंद्र की तरह से है और उस केंद्र से स्पंदित होती हुई यह कला पूरे वातावरण को स्पंदित करती है। ब्रिटिश टीवी पर नाहिद सिद्दीकी को दिए गए एक साक्षात्कार में वो कहते हैं कि तबला, सितार, पखावत और सरोद में से लय सुनी जा सकती है किंतु देखी जा सकती है केवल नाच से। नाच में अदृश्य को प्रकट करने की अद्भुत क्षमता है। इसमें अमूर्तन से मूर्त की ओर बढ़ने की दृष्टि है। महाराज जी ने देश विदेश के कई मंचों पर न जाने कितनी ही बार उस अदृश्य को प्रकट किया है। कथक में एक अलौकिक आत्मा छिपी हुई है और वो कथक करने वाले में उतर आती है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, उनका एक अपना अनुभव है कि जब वो नृत्य करते हैं तो उनमें कृष्ण उतर आते हैं और युगल नवल की भूमिका में उतरकर युगल नवल की को पाने की साधना है नृत्य। इस साधना को पाने वाले के लिए को किसी और आराधना की क्या आवश्यकता है? यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि भाव ही तो है सब कुछ। जहां भाव की ही साधना हो वहां साधना के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। नृत्य और संगीत को निरंतरता की ओर झुका हुआ एक रास्ता के बंध से बंधी हुई कला माना गया है। ऐसे में बिरजू महाराज जी जैसे प्रयोग धर्मी आचार्य यदि कथक को एक बड़े मंच, एक बड़े जनसमूह से जोड़कर उसे समकालीन बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य की शैली में यह उनका प्रयास किसी क्रांति से कम नहीं है। मुझे ऐसे लगता है, हालांकि हम सब जानते हैं कि मध्यकाल में व्यक्ति जब चारों ओर से निराश हो गया था तो ईश्वर की शरण में गया था, पर शायद वो समय आ रहा है कि अब इस आधुनिक समय में कहें या मशीनी समय में कहें, जब व्यक्ति चारों ओर से निराश होगा तो कला की शरण में जाएगा, क्योंकि कला से आदमी कभी ऊबता नहीं। यह अनुभूति की एक ऐसी लय है जिससे कभी विरक्ति नहीं होती, बल्कि भीड़ में अकेलेपन का आभास कराने वाले समय में जब बाहर संवाद के लिए कोई खिड़की खुली नहीं होती, तब ये घुंघरू ही हैं जो एकांतिक संवाद रचते हैं। यह भाव की एक ऐसी भाषा है जिसे प्रस्तुत होने के लिए यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की अनिवार्यता नहीं है। यह घुंघरुओं की लय के साथ हाव भाव में प्रस्तुत होती है। और महाराज जी ने बताया है कि किस तरह से एक चिड़िया आती है और अपने चूजों को दाना खिला के उड़ जाती है 1 से 8 की लय में। महाराज जी कहते हैं कि यदि आपने उसे समझ लिया तो आपने कथक सीख लिया। किसी भी देश अथवा काल में साहित्य जीवन की व्याख्या करता है और जीवन अपने आप में कला है। इसीलिए कला को अलग करके किसी भी देश काल में जीवन की व्याख्या नहीं हो सकती।
कहा जाता है कि कलाकार सृजनशील हो सकता है पर क्रूर नहीं हो सकता। वह कूची उठा सकता है पर किसी की हत्या के लिए तलवार नहीं उठा सकता। किसी के सपने को कुचल देने की बात वह नहीं सोच सकता। हमारे शहरों में बॉस अपने कलीग की प्रतिभा से ईर्ष्या करते हुए उसे दबाने का प्रयास कर सकता है, पर कोई कलाकार किसी कलाकार को इस तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश कभी नहीं करता। यदि हमारे समाज में, हमारे समय में कला का ह्रास होगा, तिरस्कार होगा, अनदेखी होगी, तो जीवन जो कि अपने आप में एक कला है, उसके मूल्यों का क्षरण तो होगा ही। यदि जीवन को ऊब अथवा निरस्ता से बचाना है तो कला को बचाना होगा, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम कला की अपनी परिभाषा को लेखन कला अथवा विद्या तक सीमित न रखें, बल्कि उसे ललित कलाओं से जोड़कर देखें। प्राचीन आचार्यों ने लेखन कला और ललित कलाओं को विद्या और उपविद्या इन दो भागों में बांटकर देखा था। जबकि हमने देखा पश्चिम में सारी कलाओं के लिए कला शब्द है प्रयोग में, जबकि हमारे यहाँ पर हुआ यूं कि लेखन कला को विद्या कहा गया और अन्य ललित कलाओं को कला कहा गया, उपविद्या कहा गया। कहीं न कहीं ये उसी का दुष्परिणाम है कि आज साहित्य और कला ये दोनों दो राहों पर खड़े होकर अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर ने अपने एक आलेख समय से बाहर में साहित्य और कला के भेद को स्पष्ट करते हुए बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि जो साहित्य है वो समकालीन, उस चर्चा में ऐसा कहा गया है कि साहित्य जो है वो समकालीन और वैचारिक है, जबकि कला शाश्वत और संवेदनशील है। ऐसा कहकर विद्वानों ने उसे साहित्य से अलग कर दिया। आज इसके दुष्परिणाम हमारी आंखों के सामने हैं। हम देखते हैं कि विश्व भर की तमाम क्रूर सत्ताओं ने यह परिभाषित कर दिया है कि संवेदनहीन वैचारिकता उस बेसिर पैर के विकास के समान है जो किसी हद तक पहुंचकर समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हमने साहित्य और कला दोनों के संघर्ष को अलग करके देखा, इसीलिए हमें ये दोनों दो अलग तरह से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। चूंकि समय कम है, 3 मिनट बता रही है ये, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे प्रगतिशील लेखकों ने कला को जीवन की आलोचना कहा है। ऐसे में स्वयं कला को आलोचना से अलग करके देखना या फिर कला की दृष्टि अथवा दृष्टिकोण से उसे बाहर की कोई वस्तु मान लेना कहाँ तक उचित है? निश्चय ही यह कला के प्रति हमारा अधूरापन है। जैसे हम हिंदी के लोग अपनी भारतीय भाषाओं को बचाने के प्रयास में अक्सर ये कहते हैं कि हमें अपनी भाषा के साथ कोई एक और भारतीय भाषा सीख लेनी चाहिए, ताकि दोनों के बीच वैचारिक आदान प्रदान होता रहे। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये वो समय आ गया है कि अब हमें कोई एक और भाषा सीखने के साथ एक कला की भी भाषा को सीख लेना चाहिए, ताकि साहित्य के साथ उस कला की भाषा को भी यदि हम सीख लेंगे तो दोनों के बीच वैचारिक आदान प्रदान बना रहेगा। और जैसे कि सर ने ये चिंता बताई कि दोनों दो बिंदु पे खड़े हैं, वो दोनों फिर से इकट्ठा होकर ताल से ताल मिलाकर साथ चल सकेंगे। और उसके बाद जब हम समय का मूल्यांकन करेंगे, अपने समाज का मूल्यांकन करेंगे, तब शायद वो ज्यादा न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा। विविध कलाएं, विविध भाषाएं, विविध परंपराएं मिलकर भारत की संस्कृति के ढांचे को गढ़ती हैं। इसमें से यदि एक भी विलुप्त होने लगे तो संस्कृति के विराट ढांचे को कमजोर होने से बचाना मुश्किल होगा। आज जिस इमारत में हम रहते हैं उसकी नींव में अगर कोई दरार हम देख लेते हैं तो उस इमारत में रहने वाले सारे लोग घबरा जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और उस इमारत के पुनर्निर्माण की बात करने लगते हैं, उसे फिर से मजबूत करने में जुट जाते हैं। तो जिस ढांचे से हमारे विश्व में पहचान बनी है, उस ढांचे को हम कैसे कमजोर पड़ने दे सकते हैं? हमें पुनर्विचार करना होगा। संस्कृतियों और कलाओं का यह संकट अकेले हमारा संकट नहीं है, ये आज के समय की वैश्विक समस्या चिंता है। उनके भी बच्चों को नहीं पता कि उनकी पारंपरिक ड्रेस को क्या कहा जाता है, उनके नृत्य कलाओं को वो भूल रहे हैं
और उनके यहाँ पे भी बिल्कुल वही आधुनिकता आई है जो हमारे यहाँ पर है, जो जींस में, पिज्जा में और शादियों की जो पद्धतियों में दिखाई दे रही है। तो ये कि अकेले हमारी नहीं, बल्कि बस हो अकेले हमारी ही नहीं, यह वैश्विक चिंता है। सारे विश्व इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ना कहीं उनकी कला और उनकी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। बाजार समय ने आज की हर चीज को पॉपुलर बना लिया है, लेकिन हर पॉपुलर चीज जीवन नहीं हो सकती। इस बाजार समय ने हमारी संस्कृति के बोध को तोड़ दिया है। हमारे पुराने बंध टूट गए और कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट रीमिक्स बनकर हर क्षेत्र में घुस गया है। कट कॉपी पेस्ट तो जैसे आज के समय का मूल मंत्र बना हुआ है। हम बाजार संस्कृति में जी रहे हैं और इस समय का सबसे बड़ा संकट यह है कि इस समय में प्रत्येक वस्तु को कीमत से जोड़कर देखा जाता है। यदि ऐसे समय में कला भी अपना अधिकार मांगे तो इसमें गलत क्या है? बाजार के लिए ग्राहक होना जरूरी है और ग्राहक के लिए जीवन का होना जरूरी है और जीवन के लिए कला का होना जरूरी है। बस लास्ट पैरा है, कला का होना जरूरी है। यदि हम इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई के लिए पूरा का पूरा चेन सिस्टम तैयार हो जाता है। यदि हम इस स्मार्ट बाय वाले समय को अच्छे से समझ लें और भावुक होने की बजाय थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्मार्टली अपनी इस संघर्षरत कलाओं को ही अपनी डिमांड बना लें, अपनी मांग बना लें, तो कुछ हद तक इस सिस्टम में हम अपनी कलाओं को या अपनी जो चीज़ें विरासत लुप्त हो रही उनको बचाने का काम कर सकते हैं। किंतु ये इतना आसान नहीं है। हमें यहाँ शोध की आवश्यकता है। किसी इंडस्ट्री या किसी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़कर कला को सही तरीके से प्रस्तुत करने का कोई तरीका हमें खोज निकालना होगा। जो दो विपरीत ध्रुव हैं उन्हें मिलकर इस क्षेत्र में प्रतिभा, रुचि और को निखारने का काम करना होगा। इस कला को रुचि और रोजगार से जोड़ने का यदि हम कुछ कर सकें, कुछ हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यदि इस क्षेत्र में आके कुछ कर सके, क्योंकि हम तो विचार कर ही रहे हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। कला कोई फास्ट ट्रैक पे पाने की वस्तु नहीं है। यदि इसे हम फास्ट ट्रैक पे पाते तो पाने की वस्तु है ही नहीं। आज चारों ओर बाजार बिखरा हुआ है और कला कोई झटपट बाजार में खरीदने और बेचने की चीज नहीं है। इसे धैर्य से धारण करने की जरूरत है। 15 दिन में हम किसी भी कला के बाह्य अंग को ही छू सकते हैं, उसकी आत्मा में उतरने में सालों लग जाते हैं। हम अपनी भाषा और साहित्य के साथ कलाओं की भाषा को सीखने और दोनों को जोड़कर लिखने का जो संकेत हमें इस मंच से मिला है, उसके लिए मैं रजा फाउंडेशन की आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं सोमेश शुक्ला जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। वे आगरा से आए हैं और कविताएं लिखते हैं और पेंटिंग्स भी करते हैं। बचे हुए साथियों से आग्रह है, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। नमस्कार। मैंने वैसे ही अपना जो मेरा वक्तव्य था वो मैंने छोटा कर दिया है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 पेज के करीब होंगे। मैं इतिहास पर बात नहीं करूँगा और मैं विषय पर भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि कल से देख रहा हूँ पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, तो पेंटिंग में सेब है, केला है, ये तो हो रही, क्राफ्ट पर कोई बात नहीं करता। और हिंदी में मैंने एक चीज़, हिंदी साहित्य में मैंने एक चीज़ देखी है। मैंने मतलब बहुत करीब से तो नहीं देखा, लेकिन अभी 2-3 साल से थोड़ा सा सक्रिय हुआ, मैं जाने लगा प्रोग्राम में। मैंने देखा कि भक्ति आंदोलन जो कब हुआ था, उसका आदमी का ना एक उसके ऊपर वो बन गया है, आदमी का एक नेचर बन गया है। मतलब आप कि रिलीजन के बारे में बात करने के बोल दीजिए तो आदमी उसकी बड़ाइयाँ करने लगेगा और विषय के बारे में बड़ाइयाँ और उसकी खूबसूरती का, सुंदरता के बारे में, और एक ही तरह का चलता रहता है। तो कोई क्राफ्ट पर बात करना नहीं चाहता। मैं कल बैठा हुआ था पेंटिंग पे, स्वामीनाथन जी पे, कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने छुआ चीज़ों को, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि स्वामीनाथन जी महान थे ना, उनके क्राफ्ट की बात कर रहा, वो किस तरह से कितने ब्रशेज यूज़ करते हैं, वो किस तरह से पैचेस मारते हैं, उनका क्या अर्थ है और वो सोर्स कहाँ से आ रही है जो क्राफ्ट की आ रही है। तो महाराज जी पर लिखा तो मैंने ज़्यादा था, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ।
महाराज जी पर अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि वर्षों में 3-4-5 वर्षों से कला और इस पर पढ़ रहा हूँ, और मैं साहित्य को थोड़ा सा कम कर दिया है। मैं बस कला और आर्किटेक्चर और इस पर पढ़ रहा था। तो मैं इसे पढ़ते पढ़ते मैंने महसूस किया, और वेस्टर्न खासकर, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कला के जो क्रिटिक मैं देखता हूँ वो भी बड़ाई यहीं करते हैं। किसी को भी ले लीजिए, बड़ाई यहीं करते हैं, सुंदरता खोजते हैं बस। तो जैसे कि यहाँ कोई डीमेरिट नहीं है, कोई कमी नहीं है कला में। तो मैं उसे पढ़ते पढ़ते और मैं क्रिटिक हो गया, क्रिटिसिज्म करने लगा। और वो नामवर्जी वाला क्रिटिसिज्म नहीं कि जो स्थापित करते हैं, पूरा एक लेख लिखते हैं। मैं बस ये कुछ नहीं, ये शैली तो पॉल क्ली से आ गई है, उन्होंने 1940 में कर दिया है ये काम, वही कॉपी हो रहा है, इस तरह से करने लगा और विषय से मैं दूर होता गया। पर चूँकि महाराज जी के बारे में मुझे लिखना था, पढ़ना था, तो मैं जब ये पढ़ा तो मेरा वो फीवर थोड़ा कम हुआ। बिकॉज जब मैंने कथक को देखा, तो महाराज जी को देखें तो कथक को देखें, एक ही बात उन्हें साथ में आती है, पैकेज की तरह है। तो मैंने पाया कि सोर्स क्या है। कोई कह रहा है मुगल काल से है, कोई कह रहा है और पहले कुछ लोग थे जो ऐसे कहानी कहते थे एक्सप्रेशन से। पर मैं और भी पीछे जाना चाहता था कि सोर्स कहाँ से है। तो मुझे लगा वो शायद बातें हवाई हैं। मुझे लगा कि जैसे एक आदमी ना, कथक इतनी ओरिजिनल चीज़ है या इतनी डीप चीज़ है कि वो आपके अंतर मन में घटती रहती है। जैसे मैं कहूँ कि वो आशीष जी उठ के बाहर चले गए कुर्सी से उठ के, और मैं अशोक जी से बात कहूँ तो अशोक जी उन्हें देखेंगे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में आशीष जी उठे और चल करके कमरे से बाहर चले गए। और हम कोई कहानी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमारे अंतर्मन की भाषा है कथक, वो शैली है। हमारे मन में कोई टाइप, ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे टाइप नहीं हो रहे हैं, लेकिन इमेजेस घट रही हैं। और कथक में भी मैं देख रहा हूँ वही हो रहा है। वो इमेजेस, फूल की बात आई तो ऐसे फूल का एक्सप्रेशन है, और दिमाग में इसी तरह होता है। मैं आपको कोई भी कहानी बताऊं, आपके अंदर कथा चलती रहेगी। तो ये बहुत पुरानी है, बहुत स्वाभाविक है। और अच्छा, ये बहुत स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट, हो सकता है मैं थोड़ी बाद में मिली हो या कुछ पता नहीं, लेकिन ओल्डेस्ट और बेहद स्वाभाविक। तो अब महाराज जी के बारे में ज़्यादा फैक्ट पे बात नहीं करूँगा, इतिहास पे बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत हो चुकी है उनकी किताबों पे, पुरस्कारों पे। मैंने अब कल से मॉडर्निज्म की बात हो रही थी, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही थी। महाराज जी में मॉडर्निज्म में ये देखता हूँ कि वो अपनी कला पे रूड नहीं हो रहे हैं, वो रिजिड नहीं हो रहे हैं कि नहीं मैं तो एक कथाकार में कविताएं नहीं लिखूंगा, ये कविता छोटी चीज़ है। जैसे हम देखते थे क्लासिकल जो आर्टिस्ट हैं वो क्या करते थे कि संगीतकार ने जीवन में संगीत किया और वो पोइट्री नहीं कर रहे हैं और पेंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखा उनकी पेंटिंग देखी, मैंने पोइट्री देखी, गाते भी हैं वो। तो वो किसी कला को छोटा या ऐसे नहीं समझ रहे हैं या कम, वो अपनी अभिव्यक्ति के और भी साधन जो हैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये एक मॉडर्न आदमी की एक खासियत है। और एक वर्सेटाइल कलाकार कह सकते हैं उन्हें। और कथक, जब हम कथक कहते हैं तो एक आदमी पूरा जीवन उसके अंतर मन में कथक चल रहा है और वो कथा चलती रहती है और वो आदमी मर जाता है और कितनी लंबी कथा हो जाती है वो हम भी गौर नहीं करते। तो ये इस तरह से है। और कथक करते हुए जैसे मैं स्पेस पढ़ता था और मैं आर्किटेक्चर पढ़ता था, तो लोग ये कहते हैं कि एक कमरे का जो स्पेस है वो सीमित नहीं है, वो घटता बढ़ता रहता है। अब वो घटता बढ़ता कैसे रहता है? उन्होंने कहा कि उसमें एक चेयर रख दो खाली कमरे में तो कमरे के स्पेस में अंतर हो जाएगा। उसमें कोई नृत्य का कोई डांस कर दे खाली कमरे में तो कमरे का स्पेस कम ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेंस पे बात कर रहे हैं और सेंस ही है ना। और चूँकि कहीं भी लिखित नहीं है कि नहीं इतना ही है, मैं तो डाउट करता हूँ फीते पे, इंची टेप पे, 1 फुट पे भी 1 फुट ही क्यों होता है और सबका 1 फुट बराबर क्यों होता है। तो कथक जब वो करते हैं तो केवल यही नहीं बदलता, जैसे अंतर्मन की, क्योंकि ये शैली है अंतर्मन में, इसी तरह सब चीज़ें घटित हो रही हैं। फूल, माफ़ी मांगूँ, मैं कहूँगा फ़ोन पे भाई साहब से कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ तो भाई साहब की इमेज आएगी कि मैं ऐसे हूँ। तो ये कथक है और कथक वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और ये बेहद स्वाभाविक और बेहद मतलब कालातीत कह सकते हैं, जो कि जो स्वभाव है उसका कोई काल नहीं होता, उसे आप काल में नहीं रखेंगे, वह कालातीत है और कथक स्वभाव है मुझे लगता है। और बस मैं इतना कह पाऊँगा तो कह सकता हूँ और लंबा। धन्यवाद। अब मैं पंकज घोष जी को बुलाती हूँ। ये दिल्ली से ही है और वर्तमान में इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है।
शुक्रिया ज्योत्सना जी, आप सबको नमस्कार और महाराज जी को प्रणाम। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनके सामने ही बोलने का मौका मिल रहा है, सोचा नहीं था। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि कला का विवेचन करना और कला का आस्वाद करना, थोड़ा इसमें अंतर है। लगभग ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम महाराज जी को देखते हैं, सुनते हैं, या उनके तरह के और दूसरी कलाओं से संबंधित जो हमारे मूर्धन्य हैं, उनकी कृतियों को देखते हैं, नृत्य को देखते हैं, उनके सिनेमा को देखते हैं, तो वो एक आस्वाद की प्रक्रिया होती है, वो थोड़ी अलग होती है। और विवेचन में क्या होता है कि हम उसको समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, और ये शुरू से होता रहा है। चूँकि मैं काव्यशास्त्र और आलोचना का विद्यार्थी हूँ, तो जो हमारे काव्यशास्त्रज्ञ थे पहले से, वो रस सिद्धांत को समझा रहे हैं कि रस क्या है, रस इति कः पदार्थ, तो रसो वैसः, वही रस है। पता नहीं चलता है अंत तक कि रस आखिर है क्या, लेकिन बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विवेचन हैं और बहुत सारी व्याख्याएं हैं। कोई कहते हैं आस्वाद्यते इति रस, रसते इति रस। आचार्य विश्वनाथ ने लंबी परिभाषा दे दी, और उस पर हम लोग जब अपनी किताबों में पढ़ते हैं, आलोचना की किताबों में, तो 20-20, 50-50 पेज का एक चैप्टर होता है रस का स्वरूप। लेकिन अंत तक कोई भी आलोचक यही कहता है कि आस्वाद का धरातल एक अपना धरातल है। तो जब मैं पहले केवल बिरजू महाराज जी को, आदरणीय श्री बिरजू महाराज जी को जानता था, कुछ प्रस्तुतियाँ उनकी देखी थी सामने भी, और बाद में वीडियो में या यूट्यूब पर जो देखी मैंने, तो उसको मुझे लगा कि ये विवेचन करना मेरे लिए मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने विवेचन में ही ईमानदारी रखें तो वो मुश्किल होगा। तो मैं भी इस मुश्किल को सबसे पहले स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कला का नहीं हूँ। लेकिन फिर भी इस बीच में जो समझने का मौका मिला, आस्वाद मैंने किस तरह से किया, वो मैं कुछ बातें यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, एक रजा फाउंडेशन का यहाँ पे मैं बहुत धन्यवाद और आभार भी ज्ञापित करूँगा। हम लोग बचपन में एक श्लोक पढ़ते थे भर्तृहरि का, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्य विषाणहीन। जिनको साहित्य कला इत्यादि की समझ नहीं है, वो लगभग साक्षात पशु के समान। हम सबको थोड़ा थोड़ा मनुष्य बनाने के लिए, कि अगर हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, किसी भी विषय के अगर विद्यार्थी हैं, तो हम थोड़ा चित्रकला को समझने की कोशिश करें, संगीत को, नाटक को, नृत्य को समझने की कोशिश करें, तो ये लगता है कि बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि मनुष्यतर, मनुष्य तो हैं ही, लेकिन और बेहतर मनुष्य बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं एक आभारी हूँ। सबसे पहली बात कि हमने ये देखा, कल से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 7 मूर्धन्यों पे चर्चा हो रही है और 6 विधाएं हैं, 6 कला की 6 विधाएं हैं: ललित कला, संगीत, रंगमंच, नृत्य, सिनेमा और कला विचार। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो विधाएं हैं, जिसको मैं कला की विधाएं कह रहा हूँ, वास्तव में संस्कृति की विधाएं हैं। साहित्य में तो हम लोग कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि करते हैं कि ये साहित्य की अलग अलग, ये संस्कृति की विधाएं हैं। तो अगर हमें एक सांस्कृतिक नागरिक बनना है, केवल साहित्य का नहीं, एक सांस्कृतिक नागरिक बनना है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी बात होगी कि सभी कलाओं के बारे में हम इस तरह से, और उसको संस्कृति की विधाओं के रूप में हम समझ करके, कि सिनेमा है तो संस्कृति की एक विधा है, केवल साहित्य की नहीं है। तो इससे साहित्य का दायरा भी बढ़ता है और हमारा भी। दूसरी बात कि ये जो अलग अलग कलाएं हैं, और जब मैं खुद अभी महाराज जी के बारे में फोकस करूंगा अपनी बात को, तो मैंने वहाँ भी ढूंढने की कोशिश की है अपनी क्षमता के अनुसार। ये जो अलग अलग कलाएं हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी है। जैसे मैंने जो भी पढ़ा लिखा थोड़ा, तो और ये जानने की कोशिश की कि जैसे कि मान लीजिए कि जो नृत्य है, उसका मुख्य रूप से उसका संबंध अंग संचालन से है मुख्यतः। संगीत, उसका संबंध ध्वनि और फिर वाद्य यंत्र इत्यादि इत्यादि, इस तरह से। और कोई ध्वनि के संसार से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई शब्द के संसार से है, कोई बुद्धि के संसार से भी है। जैसे कला विचार पे, जिस पे कि उन पे हमने कल चर्चा की थी हम लोगों ने, तो ये एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी है
ये सबसे बड़ा मैसेज है कला पर बात करने का। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कपिला वात्स्यायन जी का एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। जब वो प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में सोचती हैं तो वो कहती है कि सबसे पहले बहुभुजी दुर्गा या जो नटराज के रूप में जो शिव हैं उनका दृश्य वो हमारे उसका बिंब हमारे सामने आता है, और हम अपने आप को क्या पाते हैं उसमें कि मूर्त रूप में ये प्रतीक एक स्तर पर बहुविध रूपों में एक साम्य एक आसवन केंद्र का बोध कराते हैं, तो अन्य स्तर पर इन बहुविध रूपों में शक्ति और लय की अविच्छिन्न धारा का ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे से संबद्ध और एक दूसरे पर आश्रित हैं। अनेक भुजाओं और हाथों की भांति ही कला के विभिन्न रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं। तो मैं ये बात सबसे जरूरी मानता हूँ। और उसके बाद जब हम कथक नृत्य की बात करें, चूंकि हमारे बहुत सभी साथियों ने कथक की परंपरा की और महाराज जी की जो अपनी एक कथक की एक यात्रा रही, बहुत अच्छा प्रकाश डाला। उन बातों को मैं थोड़ा छोड़ने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो ये कथक है उसका जो विशेष संबंध है वो अंग संचालन की फैकल्टी से है। और बिरजू महाराज की कला में महाराज जी की कला में प्रस्तुत होकर उसमें कथा गायन जुड़ जाता है उसमें, यानी ध्वनि की फैकल्टी भी विशिष्ट पूरक के रूप में हमारे सामने आती है। अंग संचालन और ध्वनि, देह और आवाज, नृत्य और संगीत, घुंघरू और कंठ, और इन सब में केवल लय नहीं बल्कि कई लयों में एक सामंजस्य होता है जो दो सत्ता को एक प्राण देकर एकाकार कर देता है। यहाँ फिर से एक रूपक एक उदाहरण मैंने लाने की कोशिश की है। मुंडकोपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। उसमें ये बात है कि एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक खाता है, एक केवल टुकुर टुकुर देखता है, ताकता है। इस तरह से तो अगर हम एक सत्ता के रूप में बिरजू महाराज जी की प्रस्तुति की कल्पना करें कि वो कर रहे, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि एक देह या अंग संचालन और एक ध्वनि, इसको अगर हम दो सत्ता या दो पक्षी की तरह मानते हैं तो लगता है कि यहाँ थोड़ा सा वो मुंडकोपनिषद का जो श्लोक है, मंत्र है, वो थोड़ा अलग है। दोनों सत्ताएं सक्रिय हैं, देह यानी अंग संचालन और ध्वनि। इसको मैंने खास रूप से नोटिस किया है, बहुत सारी प्रस्तुतियों के उदाहरण मैंने नोट भी किए हैं जिसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो वहां पे दोनों में एकाकार है। एक बात ये, ओवरऑल महाराज जी पे बात करते हुए मैंने ये सोचा था कि उनके 3 चरण उनके विकास के या कथक में जो उनका काम है, जो उनका योगदान है, एक तो उनका अपना जीवन खुद, और उसके बाद उनकी अपनी प्रस्तुति, उनकी और उनके टीम की, और भी चूंकि लोग हैं बहुत प्रमुख शिष्य और शिष्याएं रहे हैं। और उसके बाद तीसरी बात उनका प्रशिक्षण, कि वो प्रशिक्षण कैसे देते हैं। मुझे लगा कि प्रशिक्षण पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के अगर मान लीजिए हम पढ़ाएंगे नहीं तो हमारा पढ़ा हुआ फिर किस काम का है, या कल जो बच्चे पढ़ेंगे वो फिर आगे उससे क्या सीखेंगे। तो जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा तो परंपरा का विकास नहीं होगा। रूपंकर कलाओं में खास करके ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी देर के लिए हम परीक्षा देते हैं तो साहित्य वगैरह में किताब पढ़ के काम चल जाएगा उस समय के लिए, लेकिन वो भी बेहतर और पूरी समग्र समझ बनेगी नहीं उससे, जब तक कि हम उसको व्यवहार में नहीं ढालेंगे। तो प्रशिक्षण, एक उनके जीवन का, और दूसरा उनकी अपनी प्रस्तुतियां और उनके सहयोगियों की, शिष्यों की, और उनका प्रशिक्षण। ये 3 हिस्सों में मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत ब्रीफ में बात करने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात यह है कि उन्होंने परंपरा में क्या जोड़ा। चूंकि जब हम लोगों के पास विषय का प्रस्ताव आया था, विषय की रूपरेखा आई थी, तो उसके साथ साथ कुछ विचार बिंदु भी थे। जरूरी नहीं है कि उन्हीं विचार बिंदुओं के हिसाब से हम बात करें, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि इनके संदर्भ में, बिरजू महाराज के संदर्भ में ये था कि परंपरा, निरंतरता और परिवर्तन। तो इसको मैं किस रूप में समझता हूं, या मैंने इसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ने की कोशिश की है। तो एक तो चूंकि सभी साथियों ने बोला कि बिंदादीन और कालका घराना का जो ये इनकी जो परंपरा है, कथक परंपरा, हम देखते हैं कि इन्होंने परंपरा का विस्तार किया है। केवल उसमें जो इनके पूर्वज जिस रूप में करते होंगे, चूंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं,
तो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, जितना हमने पढ़ा और समझा है। तो उसमें थोड़ा इन्होंने विस्तार किया। किस रूप में किया कि जैसे इनके जो पूर्वज थे या इनके पिताश्री, चाचा जी इत्यादि, उन्होंने भी फिल्मों में कथक नृत्य का संयोजन का या उसके निर्देशन का काम किया था, उसको इन्होंने भी बढ़ाया। वो तो एक रैखिक गति है कि फिल्म में हम भी काम कर रहे हैं या फिल्म में हम नृत्य या उसके संयोजन का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बढ़ाया। जैसे कि मुगले आजम से अगर हम नाम लेकर के कहें, मुगले आजम, पाकीजा, तीसरी कसम, शतरंज के खिलाड़ी में खुद इन्होंने बहुत मतलब एक बड़ा काम किया। और मैं संस्मरण पढ़ रहा था शाश्वती सेन जी की किताब से, और मुझे लगता है कि ये बहुत बुनियादी किताब है बिरजू महाराज को समझने के लिए। और दूसरी किताब फिर मनीषा कुलश्रेष्ठ की भी है, जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने लिखा है। लेकिन ये एक बहुत प्राथमिक पुस्तक है जिसको कि सबको पढ़ना चाहिए अगर बिरजू महाराज को जी को समझना और चाहता है तो मुझे इससे काफ़ी मदद मिली। तो एक तो ये कि और उसमें एक सत्यजीत राय का एक इसमें वाक्य भी आया हुआ है कि एक कोई टेक था इनका नृत्य निर्देशन का, उसमें एक जो गाना था बार बार उसको 25-30 बार शायद ये कर रहे थे। तो सत्यजीत रे ने शायद इनको, शाश्वती जी को शायद ये कहा था कि जो जेन्युइन कलाकार होता है, जो ओरिजिनल कलाकार होता है, वो ऐसे ही होता है, वो संतुष्ट नहीं होगा। जो संतुष्ट हो जाएगा वो फिर वो नहीं होगा। लेकिन उसको कहो अब अच्छा हो गया है, अब ये वो बांग्ला में एक स्टेटमेंट है उनका, अब प्रस्तुति अच्छी होगी, आप बोलो कि बंद करें, अब इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो फिल्म में किस तरह से अपनी घर की, घराने की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया, वो एक रैखिक विकास है। दूसरी बात क्या है कि महाराज जी में हम ये खास करके देखते हैं कि केवल नृत्य ही नहीं है, इनके अपने शिक्षण में, प्रशिक्षण में तबला शुरू से ही, सितार, नृत्य तो है। खुद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि चूंकि कविताएं लिखते हैं, कुछ कविताएं मैंने इनकी छांट के रखी और जो कहीं पे आया हुआ है बोल में या गाना, मैंने उसको नोट करके रखा। हालांकि कोई पुस्तक मैं नहीं ले पाया उनकी पढ़ने के लिए, अलग से मैं पढ़ूंगा। उसके बाद चित्र, इतनी खुद स्वयं इनके व्यक्तित्व में, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कलाकार है और हम उस पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें एक ऑर्गेनिक इंटेग्रिटी है। उसकी ये इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? अंग्रेजी शब्द है, कोई भारी शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक चीजों का हम समावेश कैसे कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व में, अपनी रुचियों का दायरा कैसे विकसित कर सकते हैं, और वो सबको मिला करके हमारा आउटलुक क्या होता है। ये है इंटेग्रिटी वास्तव में, और कुछ नहीं है। उसमें आप तमाम कलाएं हैं, तमाम और भी तरह की चीजें हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि इन्होंने नृत्य नाटिकाएं की, काफी सारी, उसका संयोजन किया, निर्देशन भी किया। कुमार संभव, शान अवध, मालती, बहुत सारे नाम हमारे साथियों ने गिनाए। एक बात ये मुझे लगता है कि अपनी परंपरा को थोड़ा सा ये और आगे बढ़ाते हैं, नए प्रयोग भी करते हैं, बैले नृत्य वगैरह को लेकर। मुझे ये नहीं मालूम है कि इनके घराने में किन्होंने इसी तरह से किया या नहीं किया, शायद उतने महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी। दूसरी बात कि नृत्य विधाओं के समानांतर दूसरी जो कलाएं हैं, दूसरी नृत्य विधाएं हैं, जैसे केलुचरण महापात्रा के साथ ओडिसी के जो वो हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी के, कल्याण सुंदरम पिल्ले भरतनाट्यम, और स्वयं महाराज जी कथक के, इन सब का मिला करके, जिसको मैं अभी कह रहा था कि अलग अलग संस्कृति की अलग अलग विधाएं हैं, अब ये नृत्य की अलग अलग विधाएं हैं भारतीय कला में, इसको मिला करके प्रस्तुति कर रहे हैं, उसका संयोजन कर रहे हैं, उसका निर्देशन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है जो शायद इनकी परंपरा में से पहले नहीं था, मेरी सीमित जानकारी के अनुसार। तो एक ये चीज मुझे लगती है। दूसरी बात कि हम देखते हैं जो कथक का विकास है वो मंदिर से बाहर निकला, फिर राज दरबार, इनकी जीवनी को पढ़ते हुए और ऐसे भी बाकी चीजों पे गौर करते हुए, और फिर जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे या मंच पे परफॉर्म करते हैं, तो वो एक सीधे से जनता, लोगों के सम्मुख हम बोल रहे हैं। तो मंदिर से बाहर आकर के राज दरबार से बाहर आके सीधे सीधे लोगों के सम्मुख आना, तो इनका बहुत बड़ा इसका श्रेय इनको जाता है, मतलब मेरे ख्याल से। उसके बाद इन्होंने, देखिए 3 चीज होती है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो मुझे लगता है कि अपनी परंपरा में इन्होंने अपनी व्युत्पत्ति के माध्यम से कि नई नई चीजें करें, नए नए प्रयोग करें, उसके माध्यम से अपने घराने को भी और कथक की जो पूरी इनकी अपनी जो यात्रा है उसको भी बढ़ाया है।
एक बात तो ये, समय मेरा पूरा हो रहा है, मैं 2 या कुछ मिनट लेने की मैं गुजारिश करता हूं, मैं समाप्त करने की जल्दी फिर कोशिश करूंगा। दूसरी बात, प्रस्तुति। प्रस्तुति, चूंकि मैंने इतनी प्रस्तुतियां देखी और मैंने मुख्य आधार बनाया कि जो उपलब्ध थे यूट्यूब पर और इस किताब में जिसका जिक्र किया गया है वो, और कुछ इनके ऊपर जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जो बहुत अच्छी हैं, उसको मैंने उपयोग किया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिली। यूट्यूब पे बहुत सारे जो मूल इनके जो काम है वो नहीं है, मूल एल्बम वो मैं ढूंढ रहा था जो मुझे मिला नहीं। तो महाराज जी की जो प्रस्तुति होती है, और मैं उसको नृत्य विचार कहता हूँ, केवल वो नृत्य प्रस्तुति नहीं है, क्योंकि उसमें इनकी अपनी व्युत्पत्ति है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, और उसमें लगातार वो एक प्रयोग जो करते रहते हैं। जैसे कि जब मैं थोड़ी देर बाद प्रशिक्षण पे बात करूंगा, तो जब वो बच्चों को सिखाते हैं तो दैनिक जीवन के उदाहरणों से इस तरह सिखाते हैं तो लगता है कि हमें एक बार में याद होगी वो चीज, पूरी सब्जी कचौरी, और वो इस तरह से ताल दे के बताते हैं। तो इस तरह से, या घोड़े की टप टप की उसकी जो आवाज है। तो एक जगह इन्होंने एक प्रस्तुति में एक और खास बात क्या है कि ये बीच में पॉज या ब्रेक देते हैं, क्योंकि उसकी व्याख्या करते हैं थोड़ी सी 2-3 लाइन में। एक जगह वो कह रहे हैं, ये कोई पुरानी प्रस्तुति है इनकी, वो ईयर उसमें नहीं था, वो शायद लखनऊ का है, बहुत मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले का होगा शायद। उसमें वो बीच में रुकते हैं 2-3 मिनट के बाद और कहते हैं कि ताल चतुर्मुख है, वह एक कागज के समान है, घुंघरू की कलम से ताल की कागज पर आकृतियां खिंचती हैं। तो वही जो एक प्राकृतिक वातावरण है, मतलब वो अपनी मुद्रा में है और ये बता रहे हैं, उसके अंदर ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है, पेड़, पानी, पहाड़ इत्यादि। उसी के स्वरूप का एक अलग नक्शा या नक्काशी के रूप में बनता है घुंघरू की कलम से अलग अलग रूप। घुंघरू की कलम, यहाँ पे यही शीर्षक मैंने अपने इसका दिया था, घुंघरू की कलम से या शून्य में थिरकती देह। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा, जो इनको ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए मेरे मन में जो चित्र आया अलग अलग भंगिमाओं में देखते हुए। चूंकि अंक इनके नृत्य विचार में एक केंद्रीय चीज है। जब वो प्रशिक्षण देते हैं तो भी, खुद अपनी प्रस्तुति देते हैं तो वो कहते हैं कि अंक का बहुत महत्व है, और 8 अंक को ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उसके बाद इनकी प्रस्तुति से मेरे दिमाग में जो एक चित्र बना उसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा, एक छोटा पैराग्राफ। धरती ढोलक हो जाती है, यानी जब इनकी नृत्य प्रस्तुति होती है, और पैर हाथ बन जाते हैं और थाप की तरह धरती पर, मंच पर पड़ते हैं। हाथ जो घुंघरू के आलिंगन से बंधे हैं वे मंच को बजाते हैं और हमारे भीतर भी बजते हैं। कभी उनकी लहराती मुद्रा देखकर लगता है वो पानी की सतह पर हैं, और उनकी देह कला लहरें बनकर उमड़ घुमड़ रही हैं, डूब उतरा रही हैं। कभी वह मंच एक आकाश की तरह लगता है जिसमें वे एक परिंदे सा कलाबाजी करते हैं, एक छंद में चलते हैं। इस तरह एक ही प्रस्तुति में उन्हें जल, थल और नभ में विचरते देखने का एहसास या अनुभूति होती है। नृत्य का संगीत, जिसमें देह का संगीत भी है, उसे अपने सामने आकार लेता हुआ देख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, और ये अध्ययन मेरा जारी है। ये नहीं कि अभी केवल यहाँ बोलना था तो इतना ही, ये अध्ययन जारी है और इसको मैं बहुत विस्तारित रूप भी दूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज जी, समय अधिक हुआ, आपके चेहरे पर दिख रहा है ये। मैं बहुत कम समय लूंगी। नृत्य का जिक्र जब भी होता है कहते हैं नाचो, तब तक नाचो जब तक नृत्य बचे ही नहीं। ऐसा मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ। पिताजी बिजली विभाग में थे और सिर्फ 2 कमरों का घर था। एक में मैं, बाबा, माँ और छोटे भाई सोते थे, और दूसरे कमरे में 4 कुत्ते, 3 बिल्लियाँ, खरगोश, चिड़िया, तोते सब सोते थे। तो दादी कहती थी बहू आई है, चिड़ियाघर बना दिया है घर को। माँ कहती थी कि ये नाचते हैं मेरे संग। माँ ने बहुत कम समय सीखा महाराज जी से, नृत्य सीखा। अन्नपूर्णा बैनर्जी ने आपसे बहुत कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। उनकी जब मृत्यु हुई तो वे मात्र 36 वर्ष की थी। तो उनसे ही जाना मैंने महाराज जी के बारे में।
कालका बिंदादीन घराने के बारे में हम सभी जानते हैं। इस नाम से एक ड्योढ़ी है जिसे कथक का तीर्थ कहा जाता है। अब तो इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है और यहीं से ही यहीं पर ही रहकर कालका महाराज जी, बिंदादीन महाराज जी, अच्छन महाराज जी, लच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी रहे और यहीं से कथक का सुप्रतिष्ठित कथक का प्रकाश पुंज प्रज्वलित होता रहा। महाराज जी से जब भी निरंतरता पर बात होती है तो महाराज जी कहते हैं कि निरंतरता को हमें नृत्य के साथ ही नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे जीवन के अनेक ऐसे पहलू हैं जिसके साथ हमें निरंतरता को जोड़ना चाहिए। और मैं जब ये पूछती हूँ कि आपके जीवन में इसका क्या महत्व है, तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे जीवन में हर चीज में इसका महत्व है। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं गैजेट्स के संग कुछ प्रयोग करता हूँ या देखता हूँ कि ये गैजेट, एक पर्टिकुलर गैजेट या आईपैड या आईफोन कैसे चलता है, तो वो भी एक निरंतरता का ही हिस्सा है मेरे जीवन में। तो अभी कुछ दिनों पहले अनीता महाराज जी से बात हो रही थी, तो इस निरंतरता और बदलाव पर ही बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बाबू तो गाड़ी के नीचे लेटकर पूरी गाड़ी खोल देते हैं। तो मैंने कहा निरंतरता पर बात करनी है, गाड़ी खोलने से इसका कैसे क्या संबंध निकालूं, मैं किस तरीके से इस बात को कहूं मंच पर। तो उन्होंने कहा कहो वही जो बाबू को पसंद हो, बाकी सब बातें तो बाकी लोग कह ही देंगे। तो इस निरंतरता को उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन के साथ जोड़े रखा। बहुत अच्छा समय भी था, उतार भी था, चढ़ाव भी था जीवन में। जब एक ऐसा समय भी था जब घर में बग्गियां थी, घोड़े थे, दरबान थे, इनके बाबा को पालकी आती थी लेने के लिए, ससम्मान नृत्य के लिए। और एक समय ऐसा भी आया जब घर में कुछ नहीं था, परिवार कर्जदार भी हुआ। तो महाराज जी निरंतरता को अपनी अम्मा की एक बात के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि चाहे चना खाना, चार या जौ की रोटी खाना या अच्छे वस्त्र नहीं पहनना, परंतु घुंघरू का सम्मान करना, रियाज करना और निरंतरता को कभी अपने जीवन से अलग मत होने देना, उसे बांध लेना अपने जीवन में। तो इसी बात से रिलेट करते हुए बाकी सारी बातें जितनी भी इस विषय पर हुई है, निरंतरता और बदलाव के विषय में, वह मैं आप सबके संग साझा करना चाहती हूँ। महाराज जी के परबाबा जो दुर्गा प्रसाद जी थे, उनके विषय में भी महाराज जी बात करते हैं और उस समय के बारे में भी बात करते हैं जब तालीम खाने में वो जाते थे और देखते थे कि इतने सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं जगह जगह पर और उस्ताद बड़े बड़े नृत्य कर रहे हैं, कहीं घुंघरू है, थाप है। महाराज जी बहुत छोटे थे तब नृत्य कर भी नहीं पाते थे, तो दोनों हाथों को इस तरीके से बांध के नृत्य करते थे। तो अम्मा कहती थी सीख जाएगा, अभी बहुत छोटा है। तो ये सारी चीजें जो उनके जीवन में घटित हुई हैं, जो बचपन से ही उन्होंने देखा है। जैसे कि महाराज जी कहते थे अगर हम किसी गर्म जगह पे खड़े हैं और लू चल रही है तो लू सभी को आके लगेगी, अगर शीत है तो शीत सभी को छुएगा। तो मैं नृत्य के बीच ही पैदा हुआ, मुझे नृत्य आकर के लगा है, तो मैं नृत्य ही करूंगा जीवन भर, मैं इससे बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। और ये भी कहते थे महाराज जी दुखी भी होते हैं आज के परिदृश्य पर जब बात होती है, तो कहते हैं बदलाव काफी आए हैं समय के साथ। पहले जैसे जो शिष्य होते थे वो गुरु की प्रतीक्षा करते थे कि गुरु ने अगर एक चीज सिखा दी है तो जब तक गुरु को ये नहीं लगेगा कि ये परिपक्व नहीं हो गया है शिष्य इस चीज में, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे 4 दिन हो जाए या 40 दिन हो जाए। शिष्य को प्रतीक्षा करनी होती थी। जब गुरु को लगेगा हाँ अब आगे सिखाना है, तभी वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि आजकल तो क्लास में भी टीचर जाता है तो स्टूडेंट कह देता है मैम या सर आपको यहाँ से पढ़ाना है अब आगे से। तो समय बहुत बदला है। महाराज जी इस बात पर भी दुखी होते हैं कि ये जो रियलिटी शोज दिखाए जा रहे हैं आजकल टीवी पर, इसमें एक एक बच्चे को एक गुरु दे दिया जाता है और कथक के संग कंटेम्प्रेरी और उछल कूद और ये जिम्नास्टिक को मिक्स करके ये दिखाया जा रहा है। तो इसमें कथक की कोई हानि नहीं है, कथक की अपनी पूरी आयु है, कथक संपन्न है, कथक सुखी है। परंतु ये जो हानि है ये आजकल के पीढ़ी की है, जो जान ही नहीं पा रहे हैं कि कथक का प्रारूप क्या है, कथक असल में क्या है। कथक जिसकी मूल प्रकृति है कथा कहना, चाहे भाव और अभिनय पक्ष हो, चाहे तत्कार हो, बारीकियां हो, ताले,
तोड़े टुकड़े हों या फिर प्रयोग की अधिकाधिक गुंजाइश हो। कथक का जो परिदृश्य है वह वैविध्यपूर्ण है। और जब बात वर्तमान के कथक गुरुओं की हो तो सबसे पहले मन और जीवा पर महाराज जी का ही नाम आता है। निरंतरता को महाराज जी जीवंतता के साथ, तपस्या के साथ, प्रत्यक्षता के साथ और प्रयोग धर्मिता के साथ जोड़ते हैं। अपनी कला में सब कुछ समेट लेने वाले महाराज जी ने न केवल कथक के भंडार को भरा बल्कि कथक की आयु को भी और लंबा किया और कथक के जीवन काल को बहुत समृद्ध किया, देश में भी और विदेश में भी। जैसा मेरे एक साथी ने कहा कि उन्होंने टाइपराइटर कथा कंपोज की है और फाइल कथा कंपोज की है। उन्होंने एक और कथा कंपोज की है, स्ट्राइक कथा। ऐसा कॉम्पोजिशन देश में और किसी कथक गुरु ने नहीं किया है जो महाराज जी ने किया है। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना, ये बचपन से ही, जैसे कि उन्हें चित्रकारी का भी शौक था, तो जब अगर बचपन में जैसे उनके पास कलर्स या पेंसिल अगर कभी नहीं हुआ करता था तो कोयले से दीवार पर आकी बाकी लाइनें बना देते थे, चित्र बनाकर भाग जाते थे। अम्मा पीछे से चिल्लाते हुए आती थी, मत बनाओ कर्जा चढ़ जाएगा सर पर। तो ये और भी कई चीजें हैं महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई। इसके अलावा महाराज जी शतरंज खेलते हैं, ताश खेलते हैं। तो ये कहने पर कि सिर्फ नृत्य पर ही बात करनी है तो वो कहते हैं ये भी तो एक नृत्य है, ये भी तो एक रिदम है। नृत्य किसी ने बनाया नहीं है, ये तो ईश्वर ने हमारे अंदर दिया है। आप जो बोल रही हैं मेरे सामने, ये भी तो नृत्य है, ये आपका रिदम है, ये आपके मन में आया। ब्रह्मांड हमारे अंदर अनेक तरीकों से कार्य करता है। अगर आप मेरे सामने आज बैठी हुई हैं तो ये ब्रह्मांड चाहता है। दौड़ना, हाफना, दौड़ने के बाद जब हम हाफते हैं तो वो भी एक रिदम ही है। तो नृत्य को और रिदम को हर चीज के साथ महाराज जी ने जोड़ा है और कहते हैं कि कौन होगा जो नृत्यरत नहीं होता होगा। राक्षस, गंधर्व, कीट, पक्षी, मनुष्य सभी नृत्यरत होते होंगे और कौन नहीं देखना चाहता होगा इन्हें नृत्यरत होते हुए, और कौन ही नहीं होगा जो बिरजू महाराज जी को नृत्य करते हुए नहीं देखना चाहेगा। इस बात पे वो एक और बात जोड़कर कहते हैं कि ये शरीर, ये जो हमारी देह है, ये गागर है और ये गागर ईश्वर ने पानी से, जल से पूरा भर दिया है। इस गागर को लेकर, मतलब अपनी देह को लेकर जब आप आगे चलोगे तो ये ध्यान रखना कि इस गागर से पानी छलक कर नीचे गिरे। हो सकता है कोई चींटी प्यासी हो जमीन पे या कोई बीज गड़ा हुआ हो, उस पर आपका जल पड़े। तो इसका मतलब ये है कि जितना शरीर से हो सके दे देना चाहिए। एक बार एक छोटा सा एक वाक्य था, शोभना नारायण जी बता रही थी एक बार कि सिखा रहे थे महाराज जी शिष्यों को, तो बगल वाले कमरे से शंभू महाराज जी आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ इन्हें सिखा दोगे तो अपने लिए क्या बचा कर रखोगे। तो क्योंकि सम्मान करना ही है, चाचा हैं, तो वो उस वक्त तो चुप रहे, कुछ नहीं कहा, गर्दन झुका के खड़े ही रहे। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर चले गए महाराज जी, उन्होंने फिर से सिखाना शुरू कर दिया। कोई चीज इन्होंने खुद तक नहीं रखी। ऐसी शिक्षा देने वाले महाराज जी का ये जो ताले तोड़े तत्कार जी, मैं यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगी, बहुत समय हो रहा है और आलेख में लिख दिया है सब कुछ, दोस्तों पढ़िएगा ज़रूर। महाराज जी, हम 8 जनों से अगर कोई त्रुटि हुई हो बोलने में तो हमें क्षमा करिएगा। और अंत में मैं एक बात बस कहना चाहूँगी कि महाराज जी ने गुरु बनकर शिष्यों को सिखाया, शिष्य बनकर खुद रियाज किया, नर्तक बनकर कविताएं लिखी, प्रेमी बनकर दर्शकों को मोहपाश में बांधा, बच्चा बनकर गैजेट्स खोले और चित्रकारी की, एक भिक्षुक बनकर कृष्णाराधना की और एक बहुत साधारण मनुष्य होकर जीवन को जिया है। प्रणाम महाराज जी। बहुत देर हो गई है, महाराज जी थक चुके हैं। मैं सिर्फ 2 प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। NCPA बम्बई में नायिका भेद पर एक वर्कशॉप हो रही थी। बिरजू महाराज सिखा रहे थे और कहा गया मुझसे कि मैं उनसे आकर नायिका भेद पर बात करूं। मैं कोई नायिका भेद का विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मैंने
रीति काव्य पढ़ा और बहुत सारे पद उसमें से छांट कर बड़ी तैयारी के साथ मैं गया वहाँ। और हुआ ये कि मैं जो प्रश्न पूछता था बिरजू महाराज उससे कुछ अलग उत्तर के रूप में कुछ करते थे। तो थोड़ी देर में मैंने पाया कि मेरे जो प्रश्न हैं वो सब व्यर्थ हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। फिर यकायक बिरजू महाराज ने अपनी सिर्फ आंखों से अष्टनायिका दिखाई, सिर्फ आंखों से। मैंने अपने जीवन में कभी आंखों को, कथक में आंखों का इतना महत्व हो सकता है, ये मैंने पहली बार जाना कि उसकी क्या संभावना हो सकती, उसमें कितनी अभिव्यक्ति। बिरजू महाराज दूसरी बात ये कहते हैं कि वो नज़र का ऐसे हाथ अगर करते हैं तो इससे सिर्फ हाथ बढ़ रहा है। जब वो देखते हैं अपने ऐसे हाथ को तो वो हाथ बढ़ गया होता है। ये जो अंग का विस्तार है जो आपके सामने हो रहा है, असल में कथक का जादू तो यही है। वो कथक का है सो कथा का भाव है, कथा वथा ठीक है, लेकिन असल कथा जो कथक कहता है वो अंगों की है। अनेक अंग जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, चेहरा, गर्दन, हाथ, पैर, तत्काल जब होता है कथक में तो थोड़ी देर में आप सिर्फ पैरों को देख रहे होते हैं और जैसे पूरी जो ऊपर जो देह है वो लगभग अदृश्य हो जाती। ये चमत्कार है। तो इसलिए हम बहुत आभारी हैं बिरजू महाराज के, को हमारे आग्रह पर अपने अस्वस्थ होने के बाद आए और इतनी देर आपने, ये हमारी सबसे लंबी पैनल सिद्ध हुई। ये ऐसी पैनल भी सिद्ध हुई जिसने हमारे नियम का घोर उल्लंघन किया, खुलेआम। किसी को चिट देने का कोई अर्थ नहीं निकला। बाकी सब जो बैठे हैं वो बेचारे चिट को लेकर, एक आध हमारे वो मित्र उधर वाले थे, उन्होंने सिर्फ कम बोला, बाकी सब ने उसका, अधिकांश ने, बाकी सब ने नहीं, तो दो चार लोगों ने नहीं किया। पर बहरहाल इसके साथ ही ये आयोजन संपन्न होता है और ये बड़ा सौभाग्य है कि इस आयोजन के संपन्न होने में कथक की देव मूर्ति बिरजू महाराज यहाँ उपस्थित हैं। और बिरजू जी, आप अगर कुछ कहना चाहें। सबको शुभकामना, सब लोग कथक से प्यार करते हैं, उसके बारे में बोलने। महाराज जी बोले थे कि कविता पढ़ के सुनाएंगे। एक बार बंसी न बाजी घनश्याम सो कहा था आपने, पढ़ के। माइक है क्या? ले लो वहीं से। चली जाइए। आइए। एक बार बंसी न बाजी घनश्याम सो। हेलो जी। बैठे हुए सभी लोगों को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ तथा जिन्होंने हमारे पहली बार मैं सुन पा रहा हूँ अपने आप को पर मेरा प्रयास हरदम नई खोज की तरफ चला है और अभी भी प्रयास जारी है। मैं कभी भी चुप बैठता नहीं हूँ। रात दिन सोते जागते सफ़र में हूँ, हवाई जहाज में हूँ, बाथरूम में नहाता हुआ हूँ या कहीं भी हूँ, कुछ ना कुछ मैं सोचता रहता हूँ। और अपने शिष्यों को, और सबसे मजेदार बात इस वक्त रश्मि जो बैठी है सबसे हमारी पहली स्टूडेंट है। जब मैं ये बहुत छोटी थी और मैं भी छोटे में ही आया था सिखाने, उस वक्त सिखाया था सबसे पहले। शाश्वती भी हैं बैठी सब लोग।
बल्कि उनकी वजह से अशोक भैया से मेरी मुलाकात ज़्यादा अच्छी दौर से हुई थी इनकी वजह से। तो थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ और बाबा की बड़ी कृपा है और महाराज बिंदाटीन जी की। बीच की पीढ़ी में लोगों ने लिखा नहीं ज़्यादा, मेरे पिताजी ने, चाचा जी ने मुझे महाराज ने लिखा, उर्दू ज़्यादा लिखते थे वो बॉम्बे में, क्योंकि माहौल था, वो नौशाद भाई हैं, हसन जयपुरी हैं, सब लोग आपस में उसकी वजह से उन्होंने लिखना शुरू किया था। मैं बहुत छोटी सी एक चीज़ याद करके अभी याद दिला देना मुझे। हाँ हाँ। एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो, एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो, और गोपी मुस्कात भई निरखत है अचरज सो, गोपी मुस्कात भई निरखत है अचरज सो, कान्हा की प्रीत भरी श्वास, कान्हा की प्रीत भरी श्वास दई राधा ने, फूक पास, राधा ने फूक दिया पास, कान्हा की प्रीत भरी श्वास, हाँ, दई राधा ने, और बंसी रिसियाए गई, गुस्से आ गई, हाँ, बोलत न शाम सो, बोलत न शाम सो, अरे बाजी न बंसी कही कारण मन भेज गयो, और कान्हा कर जोरे ठाड़ी पूछत है मुरली सो, और देख बता कान्हा की, अरे बंसी ने मान दही, और बाजी रे बाजी, फिर बाजी घनश्याम से। बिरजू महाराज तो फिट नहीं होते, मैं ब्रिजश्याम करके लिखता हूँ, इसलिए ब्रिजश्याम तो ठीक आते, बिरजू महाराज फिट नहीं होते। एक और भगवान के जन्म की वक्त लिखा था कि घनघोर बादर घनन घन गरजत है नभ पर, घनघोर बादर घनन घन गरजत है नभ पर, तड़ तड़ दमनिया चमक दमकत गगन के रंगमंच पर, तड़ तड़ दमनिया चमक दमकत गगन के रंगमंच पर, झकझोर झोर झकोर बूंदन परत झर्रर भूमि पर, झकझोर झोर झकोर बूंदन परत झर्रर भूमि पर, अवतार लय भय प्रगति भगवन देव की के नमन पर, वसुदेव देव के अति भय आनंद मंगल दर्श कर, गंधर्व किन्नर देवगण हर्षित भय जयकार कर, और प्रभु की कृपा की आश्रय ब्रजश्याम निरखत द्वार पर, ब्रजश्याम ने, ये भी कविता है। और भैया ने कहा था कि महाराज जी क्यों नहीं मैम कि महाराज जी क्यों सिर्फ माइक ले लीजिए। ट्रेडिशनल चीजें पे रहते हैं, ही शुड ऑल्सो गो इनटू कॉन्टेम्प्रेरी। और महाराज जी ने बहुत सी कॉन्टेम्प्रेरी लेखकों पे भी किया, निराला, दिनकर वगैरह वगैरह, और स्वयं महाराज जी के इतने खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जिसमें से एक आप सब जानते हैं, लोहा, एक लोहे की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने एकदम मुक्त छंद में कि मैं एक लोहे का टुकड़ा हूँ, आते जाते लोग देखते और चले जाते हैं। एक दिन एक जालिम के हाथ पड़ गया, उसने मुझे कूटा पीटा, भट्टी में आग में तपाया और तेज धार बनाई, मैं डर गया, मेरा नाम तलवार दिया और सैकड़ों को कत्ल किया। एक और लोहे का टुकड़ा मेरे बगल में पड़ा था, उस पर मुझे बहुत ईर्ष्या है। एक अच्छे मानव ने उठाकर घंटे की आकृति में उसको बनाकर मंदिर के प्रांगण की शोभा बनाई। तो वो लोहा पहला कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं सारा शरीर मेरा लथपथ है खून से, काश मैं तेरी तरह बन पाता उस घंटे को। तो दिस वाज डन व्हेन इन द बिगिनिंग देयर वर सेवरल पीपल, टेररिस्ट को निकाला जा रहा था और उनके चेहरे कंसील करके न्यूज़ में बहुत आते थे कि हम ये नहीं बनना चाहते थे, हमको फोर्स्ड ये सब बनाया गया। तो महाराज जी हर परिस्थिति को जब भी कुछ देखते हैं, जैसे किसी ने कहा एडिटिंग, बिकॉज महाराज जी उस फिल्म एक बन रही थी, उसमें जब महाराज जी जाते थे तो वो हर बार वो उल्टा उल्टा चलाता था, स्पूल था उन दिनों, तो सारी आकृतियाँ उल्टी दिखती थी। तो महाराज जी एक दिन आके कहे, बोले कि अरे भाई मेरा मन है इसको स्टेज पे मंचन करें। वाकई में इतना मुश्किल था कि जो हमने सीधे हस्तक सीखे थे उनको सब उल्टे सालों से सीखा और उसको चक्कर भी जैसे। इसी तरह तीर तरंग, एक लहरों की और समंदर की और तीर की ट्रायंगुलर लव की, समंदर इतना पॉजिटिव है और लहरों को कहता है कि तुम क्यों भाग भाग के तीर की तरफ जाती हो,
हमारे पास इतना खजाना है, मणि मुक्ता, और वो तो आपको देता हूँ मैं, आप क्यों चली जाती हो। फिर वो थोड़ी दुखी है और वो गाती है महाराज जी की सब चीज़ें लिखी हुई कि लहरों निर्मोही तट क्या जाने लहरों की प्रेम की भाषा। तब वो तीर उठ के आता है और कहता है कि सुनो, हमें भी आपके प्रति उतना ही आकर्षण है, पर हमारा दायित्व इतना बड़ा है कि अगर मैं आपके साथ मिल जाऊं तो धरती रसातल में चली जाएगी। सो वी विल रिमेन लाइक, जैसे लोग कहते हैं कि क्षितिज का मिलन कहीं नहीं होता है, उसी तरह से। सो ही हैज रिटन umpteen compositions which he has put on stage। फाइल कथा, समाचार दर्पण, जहाँ पे एक न्यूज़पेपर के ऊपर कि भाई न्यूज़पेपर सुबह कितना सबको लुभाता है हर जना। उन दिनों में, अब तो खैर न्यूज़पेपर का भी अहमियत खत्म, पर दादू अपनी पढ़ना चाह रहे हैं, वो कहाँ प्रवचन है तो पिता पढ़ने चाह रहे हैं, कहाँ शेयर मार्केट की बात है, लड़का पढ़ रहा है कि मेरी इंटरव्यू, बट ऑल दिस थ्रू लयताल। और वो जो उन्होंने कहा कि वो टाइपराइटर, महाराज जी टाइपराइटर का वो उदाहरण महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरा बेटा जो था वो ऑफिसर बना था और कुर्ते पजामे में था, मतलब मैं कॉस्ट्यूम तो सही था, डांसर, बट वो जो लिखते हैं तो घुंघरू से वो ड्राफ्ट कर रहे हैं, टक 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 टाइपर में टिक 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 टिक, वो जब बदलते हैं वो टाइप उसको मशीन को, तो उसी में स्ट्राइक हो जाती है। फाइल बेचारी रो रही है कि हमारे को साइन कब होगा। वो कह रहे बहनों, वो फाइल तमाम अलमारियों में हरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, सब तरह की फाइलें थे। वो चपरासी लेके जा रहा, वो लड़की वही जा रही उसी कॉस्ट्यूम में, और वो सुन नहीं रहे क्योंकि वो तो अपने मशगूल है किसी के साथ। हेलो, हाँ अच्छा, और फाइल कह रही साइन कर दो ना, साइन कर दो। वो बेचारी रो रही कि साइन तो कर दो, वो सुन ही नहीं रहा। स्ट्राइक हो गई। जो उसमें वो कहते हैं ना, अचानक एक खिड़की में से सिर्फ दिखता है कि वो चौकीदार ने आके कहा कि सर भागिए, देखिए बाहर से जुर्म जा रहा है। तो वो जा रहा है, लीडर जा रहा है, धान दिखता सारे लोग साथ में। तो इतना आनंद लेते थे लोग इन सब इमेजेस को कि तो वर्डिंग में तो था नहीं, मैंने अपने बोर्ड में बनाया गया। तो ऐसे अनेक चीजें हमने महाराज जी की अब एक किताब भी रिलीज हुई थी, खोज चल रही है, अंग काव्य। जी जी जी। तो कुछ चीज़ें करता रहता हूँ। देखिए, सबकी दुआएं, सबके छोटे से बड़ों तक की दुआएं हरदम चाहता हूँ। हमें तो छोटा बच्चा जब आकर कहता, अंकल आज बहुत मज़ा आया, मैंने कहा ये हुई तारीफ मेरी खास। कोई जो समझदार था वो तो समझ गया, लेकिन ये बेचारा इनोसेंट कह रहा, अंकल आज बहुत मज़ा आया मुझे, मैंने कहा ये तारीफ हुई मेरी असली। तो इस तरह से ईश्वर की बड़ी कृपा है, काम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर सच में बोला, कहाँ से वो बैरगिया नाला जुलम जोर नौ कतिक नचावे, 3 चोर हमारे हरिया गांव की कहानी है। और उस वक़्त 3 डाकू लगते थे उस किनारे वो नाले के और लूटते थे। तो ये 9 बेचारे, एक सरंगी वाले, एक जोड़ी वाले, एक गाने वाले, ये सब बेचारे 9 लोग थे। कहाँ जात हो उस्ताद, ये रुक जाओ, तुमका देख ले। लुट गए, बर्बाद हुए। जो हम लोग सिकड़ी पहने, जो 4 रुपया कमाते हैं वो भी जाएगा, आज तो घिर गए। तो कह लगे देख, जब तबला बोले धिन धिन, पहले तो इनको सोने दो, लेटने दो, सब अपना अपना बंदूक रख सो गए। तब हुआ, उन्होंने कहा कि देखो जब तक हम सीधा बजावे तब तक ना कुछ हो। जैसे हम देखेंगे सब लोग लेट गए, जैसे ना लेट जाए और रिलैक्स जैसे हो, तो कहते तबला बोले धिन धिन, तो 1 पे 3, ये तबले का बोले जी 3, तो 1 पे 3 लोग जुट जाना तो इनको पकड़वा देंगे बस। ये सबका ये कहानी है और अभी तक मशहूर है गाँव में, अभी तक मशहूर है।
तो 9 कथिक लोगों ने पकड़वा दिया चोरों को, बस सीधी बात। हाँ, अभी है, वो नाला पक्का हो गया।